नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अर्थव्यवस्था के कंपाइलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि हिंदी में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और देखिए, इंग्लिश में ऑलरेडी इस पूरे कंपाइलेशन को हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि टोटल 4 पार्ट में है। तो अगर आप इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो उसको वहाँ से सुन सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। वीडियो देखिए लंबा रहेगा क्योंकि आपका एग्जाम पास में ही है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँ, ताकि बस एक और पार्ट में बनाऊँ और ये जो हमारा अर्थव्यवस्था का कंपाइलेशन है ये कंप्लीट हो जाए। बेसिकली पूरी अर्थव्यवस्था को कम समय में आसान भाषा में आपके एग्जाम से पहले रिवीजन में करा दूं, ये मेरा देखिए उद्देश्य रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो चाय का एक कप साथ लेकर बैठ सकते हैं और थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा ताकि एक ही बार में चीज़ें आपको याद हो जाएं, चीज़ें रिवाइज हो जाएं और आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो का मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हमने देखिए जो स्टार्ट किया था वो किया था कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियां हैं उनको समझना। तो इसमें हम देखिए, आप जीएसटी या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर और भी बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी पहले वीडियो में समझ चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये करेंगे वित्तीय संस्थान से। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? देखिए, वो संस्थान जो बचत के संग्रह है और फिर उनका आवंटन करने से जुड़े होते हैं, यानी कि पैसे को पहले आप इकट्ठा करते हो और फिर उस पैसे को जो है आप दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं जो विकास बैंक होते हैं, जो निवेश संस्थान होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंक होते हैं, जैसे कि आप एसबीआई कह लीजिए, आप आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कह लीजिए, आप कोई एनबीएफसी कह लीजिए, इस तरह की जितने भी बैंक वगैरह हैं ये क्या है? वित्तीय संस्थान है। तो इसको आपने समझ लिया। दूसरा क्या है? वित्तीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। देखिए, जब फिस्कल वर्ड जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य सरकार से होता है। तो जो सरकार है वो किस तरह अपनी आय का, जिसको करों के रूप में आय मिल रही है, और अपने खर्चों का, जो भी सरकार सड़क बनवा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर रही है या हमें सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो सरकार इनको किस तरह मैनेज करती है, मतलब अपनी आर्थिक गतिविधियों का नियमन सरकार किस तरीके से करती है, वो देखिए सरकार नीति बनाकर, एक राजकोषीय पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट करती है। तो वही जो है आपकी वित्तीय नीति कहलाती है, राइट। इसके बाद देखिए क्या है आपका विदेशी विनियम, विदेशी मुद्रा है। फॉरेन जो करेंसीज होती है वो क्या होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं विदेशी विनियम क्या होता है। देखिए, आपके देश की जो मुद्रा है उसको घरेलू मुद्रा कहा जाता है। इस वाले डेफिनेशन पे मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। मैं आपको जो बता रही हूँ उसको समझिए। तो देखिए, एक होती है घरेलू मुद्रा और एक कोई दूसरा देश है जिनकी अपनी खुद की करेंसी है। अब कैसे पता चले कि भाई आपकी करेंसी और उनकी करेंसी कितनी बराबर है? हो सकता है आपकी 100 करेंसी में एक चॉकलेट आती हो जबकि उनकी एक ही करेंसी में चॉकलेट आ जाती हो। तो क्या होता है, बीच में एक एक्सचेंज रेट, एक विनिमय दर कर दी जाती है कि भाई 70 रुपये के बराबर $1 होगा। तो ये क्या है? ये एक्सचेंज दर या फिर आप कह सकते हैं विनिमय दर कहलाता है। विदेशी मुद्रा मतलब किसी दूसरे देश की मुद्रा, और विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, इन मुद्राओं के आपस में अदला बदली। मोटे तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आप समझ गए। फिर विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए, मैंने आपको अभी समझाया कि देखिए मुद्राओं को आपस में एक दर के द्वारा बदला जाता है। अब ये जो मुद्राओं की अदला बदली हो रही है भाई, ये जो दरें तय हो रही है ये कहीं तो हो रही होंगी, तो इसका मतलब एक बाजार है। उस बाजार में मांग और सप्लाई के हिसाब से कोई करेंसी महंगी होती है, कोई सस्ती होती है। वहाँ पर जिस प्रकार की भी नियत दरें होती है उनके अनुरूप जो करेंसीज होती है उनको खरीदा या बेचा जाता है। ये जहाँ पर होता है उसको विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, राइट। ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
होते दरअसल एक भौगोलिक क्षेत्र ही हैं और देश के अंदर ही होते हैं, लेकिन इनको स्पेशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि निवेश को बढ़ावा देने की वजह से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो पूरे देश में आर्थिक कानून लागू हैं उनमें थोड़ी सी छूट देखिए यहाँ पर दे दी जाती है। यानी कि आपके पूरे देश में मान लीजिए कर के लिए कोई कानून बने हुए हैं या फिर आपने क्या है कुछ लेबर लॉज वगैरह स्ट्रिक्ट उनके ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से जिस क्षेत्र को आपने विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया वहाँ पर घरेलू और विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए तो आपने क्या है कानूनों में छूट दे दी। जैसे आपने क्या कह दिया, भाई कोई नई कंपनी अगर यहाँ पे खुलेगी तो आने वाले 5 सालों के लिए हम उससे टैक्स या तो वसूलेंगे नहीं या कम कीमतों पे वसूलेंगे। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। भारत में ये कई स्थानों पर खोले गए हैं। इसके अलावा जो चीन है, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि देश हैं वहाँ पर भी ये खोले गए हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है केवल भारत स्पेसिफिक नहीं है, राइट। इसके बाद आता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जानबूझकर बेचना। मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है या फिर कोई सरकारी बैंक है जिस पर पूर्ण स्वामित्व किसका है, सरकार का है, लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार के पास कुछ पैसा है, भाई या तो वो करों से आएगा है ना, उसका जो रेवेन्यू होगा, लेकिन मान लीजिए कर से उतना पैसा नहीं आ पा रहा है तो दूसरा तरीका सरकार के पास क्या है, भाई आपको भी जब कई बार ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है तो हम कोई अपनी संपत्ति का हिस्सा बेच देते हैं। तो सरकार भी जिन कंपनियों में, बैंकों में, संस्थाओं में उसकी हिस्सेदारी है उसको बेच देती है। बदले में सरकार को 2 तरह का फ़ायदा होता है। एक तो गवर्नमेंट को क्या है, धन मिलता है। दूसरा जो कंपनी की रचना या प्रबंधन है उसमें भी बदलाव होते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आती है तो अपने साथ बेटर मैनेजमेंट लेकर आती है। तो इसको जो बोलते हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश बोलते हैं, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। फिर वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ जितनी भी बैंक हैं उनको कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल ऐसे तो है नहीं कि डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, कुछ टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से बैंक जो है कंट्रोल होते हैं। उसी में से एक तरीका है वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए आरबीआई ने क्या कह दिया कि भाई आपकी जितनी भी जमा और सुरक्षित निधियां हैं, आपका जो भी एनडीटीएल है, ठीक है, उसका एक हिस्सा आपने क्या है अपने पास ही रखना है, लेकिन उसको अलग से सेव करके रखना है, वो आप उधारी में नहीं बांट सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी के रूप में, यानी कि गोल्ड हो, करेंसी हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, ये सब क्या है बेहद लिक्विड, बहुत तरल चीज़ है, फट से इनके बदले पैसा मिल सकता है, राइट। तो इनके रूप में आपने क्या है कुछ चीज़ को सेव करके रखना होगा। इसके अलावा एक सीआरआर, नकद जमा अनुपात भी होता है, जो भी बैंकों को देखिए सेव करके रखना पड़ता है। एसएलआर और सीआरआर में ये फ़र्क है कि सीआरआर आप केवल कैश के रूप में रख सकते हैं, वहीं एसएलआर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में भी रख सकते हैं। दूसरा फ़र्क ये होता है जो नकद जमा अनुपात होती है वो आरबीआई के पास रखा जाता है, लेकिन एसएलआर देखिए बैंक अपने ही पास रखते हैं। तो ये क्या है बैंकों को सेव करके रखना पड़ता है, और कितना सेव करके रखना है इसकी दर समय समय पर आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है, राइट। इसके बाद एक लेस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सहभागिता, कम्यून्स बेसिकली इनको बोलते हैं, हिंदी में भी कम्यून ही लिखा जाता है। देखिए चीनी भाषा में इसको रोमन गोंगशे भी बोलते थे, और चीन में 1958 से लेकर 1985 तक जो ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर होते थे उसमें सबसे उच्चतम स्तर था। यानी कि एक बात तो पता चली, कम्यून का मतलब क्या है, ग्रामीण प्रशासन का एक तरीका है। देखिए इसमें संपत्ति का साझा बंटवारा होता था, जो लोग आपस में किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है वो भी संसाधनों पर, संपत्ति पर साझा नियंत्रण करते थे, उत्पादन में भी साझी भागीदारी करते थे, और उपभोग भी उनका साझा ही होता था। ये जो सारा का सारा तरीका था ये कम्यून के अंदर होता था। नोट सो इम्पोर्टेंट, पीडीएफ में था तो मैंने आपको बता दिया, राइट। इसके बाद आता है संस्थागत विदेशी निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या होता है, देखिए जो अन्य देशों में आधार रखने वाले बैंक हैं, यानी कि दूसरी कंट्री के कुछ बैंक हैं या फिर हमारे ही देश के बैंक हैं, लेकिन जो फॉरेन वगैरह में भी अपनी रीच रखते हैं। इसके अलावा कुछ गैर बैंकिंग संस्थान है जैसे एनबीएफसी वगैरह होते हैं। ये जो होती है
दरअसल थोड़ी सी क्या होती है, जो नॉर्मल बैंकिंग संस्थाएं होती है उससे अलग होते हैं। ये दरअसल शेयर, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं देश में, उसके लिए जाने जाते हैं। ये कौन कौन सी कंपनी होती हैं? ये कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, निवेश बैंक भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, पेंशन कोष भी हो सकते हैं। देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि विदेशों में आधार वाले बैंक या एनबीएफसी जो आपके स्टॉक मार्केट में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको संस्थागत विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई जो है कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? भाई जो अपने व्यवसाय में, अपने खेत में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। हालांकि उसकी हेल्प करने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कब उसको बेचना है, कैसे काम को करना है, इन सब के बारे में किसी भी निर्णय को लेने में उसको स्वतंत्रता रहती है। तो वो कौन होता है? स्वनियोजित होता है, राइट। इसके बाद क्या है आपका? स्थिरीकरण उपाय, स्टेबलाइजेशन मेजर। देखिए भुगतान शेष, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, या फिर जो उच्च स्फीति दर होती है उसको रेगुलेट करने के लिए आप कुछ वित्तीय, राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय जो अपनाते हैं उनको स्थिरीकरण उपाय बोलते हैं। यानी कि अगर महंगाई में या फिर भुगतान संतुलन में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है और आप कुछ ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि उसको रेगुलेट किया जाए, तो ये देखिए आपके स्थिरीकरण उपाय होते हैं, राइट। इसके बाद सेवानुदान, ग्रेच्युटी। देखिए जो कर्मचारी है जब वो एक लंबी सर्विस के बाद रिटायर होता है, तो जो नियोक्ता था वो उसकी सेवा के बदले उसको क्या है, एक मुश्त राशि देता है। वो जो एक मुश्त राशि होती है वो उसकी पेंशन वगैरह से अलग होती है, इसको ग्रेच्युटी बोलते हैं, राइट। इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार, ऐसे मार्केट जहां पर सरकारों का, सार्वजनिक कंपनियों का या निजी कंपनियों का एक हिस्सा शेयर के रूप में बेचा या खरीदा जाता हो। यहाँ पर कुछ ब्रोकर्स होते हैं, वो कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री में भाग लेते हैं। तो प्रतिभूतियां यानी कि जो सिक्योरिटीज होती है यहाँ पर ये बिकती हैं। तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? शेयरों में कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए जब शहरों का धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्र में प्रसार होने लगे, शहर का प्रसार मतलब जो आधुनिक सुविधाएं हैं, आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक स्वास्थ्य है, ठीक है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, इंडस्ट्रीज हैं, डेवलपमेंट की गतिविधियां हैं, ये जब एक सिटी के आसपास, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और ये दिल्ली के आसपास एनसीआर के रीजन में भी फैलने लगे, तो हम इसको बोलते हैं कि शहरीकरण हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है। ये धीरे धीरे भी होता है, तेजी से भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्टॉक मार्केट, ये मैंने अभी बताया कि शेयर या स्टॉक के व्यापार के लिए जो संस्थान होता है। फिर शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए अपने पहले जन्मदिन को देखने से पहले 1000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चों की मौत हो जाती है, इसको शिशु मृत्यु दर के रूप में बताया जाता है। यानी कि 1 साल की आयु प्राप्त करने से पहले कितने बच्चे 1000 जीवित बच्चों पर मर जाते हैं, इसको देखिए शिशु मृत्यु दर के रूप में नापा जाता है, इसको परसेंटेज के रूप में देखते हैं। फिर आता है श्रमिक संघ। देखिए श्रमिक संघ क्या है? जो श्रमिक है उनका संघ है, उनका ग्रुप है। तो देखिए अच्छी मजदूरी मिले, काम करने की दशाएं अच्छी हो और अपने हितों की सुरक्षा हो सके, इसके लिए मजदूर मिलकर जो ग्रुपिंग बनाते हैं उसी को श्रमिक संघ बोलते हैं, राइट। फिर आता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कि श्रमिक और जनसंख्या, इन दो चीजों का आपस में अनुपात। देखिए जब पूरी की पूरी जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं, कामगारों की जनसंख्या को हम निकाल देते हैं, तो वो जो अनुपात है जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहलाता है, राइट। इसके बाद श्रम कानून। देखिए सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उन पर कुछ कानूनों को बाध्य कर देती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो अपना मनमाना व्यवहार ना रखें, श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, उसके लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो श्रमिक कानून कहलाते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या है कि
कितने लोग देश में इस टोटल पॉपुलेशन में गरीब हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या है, एक कट ऑफ लाइन होनी चाहिए। भाई इस लाइन के जो ऊपर हैं वो गरीब नहीं है, इस लाइन के जो नीचे हैं वो गरीब है। तो किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हो रहा है, इसके द्वारा आप गरीबी आय निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि भारत में कैलोरी का मापन जो है दिया गया था, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी का उपभोग कर लेता है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपभोग कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है आपका निर्यात शुल्क। ये मैं बता चुकी हूँ, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। फिर निर्यात आयात नीति। देखिए सरकार आयात को कंट्रोल करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो आपका विदेशी व्यापार है, निर्यात आयात क्या है, कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार है, इससे संबंधित कुछ आर्थिक नीतियां जब बनाते हैं तो उसको निर्यात आयात नीति कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, यानी कि जो सरकार का खर्चा है, जो सरकार की आय है, उसको विनियमित आप जो करते हैं, उसको आप जो मैनेज करते हैं। भाई सरकार का कितना खर्चा होना चाहिए, है ना, सरकार को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ कहाँ सरकार को खर्चा रोकना चाहिए, है ना, किस तरह सरकार अपनी आय का, अपने प्राप्त किए हुए धन का ज़्यादा अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकती है। जब इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए तो वो किया जाता है राजकोषीय प्रबंधन के तहत, राइट। फिर शिशु मृत्यु दर, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर मातृत्व मृत्यु दर, तो देखिए जब 1 लाख जीवित बच्चों पर उनको जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु की परसेंटेज देखी जाती है तो उसको MMR कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 लाख जीवित बच्चों की हम बात कर रहे हैं, भारत में MMR काफ़ी सुधरा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद आता है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या है, देखिए महिलाओं का एक काल्पनिक समूह देखिए सोचा जाता है जो अपनी प्रजनन अवधि में टोटल कितने बच्चों को जन्म देंगी, है ना, ये अगर देखा जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। मोटे तौर पर इसे प्रति व्यक्ति प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए प्रजनन दर का मतलब क्या होता है कि एक आयु विशिष्ट प्रजनन दर। देखिए कोई महिला की एक आयु होती है जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, तो उस रिप्रोडक्शन की एज में, जैसे मान लीजिए वो पूरा हेल्थ रही, जैसे 15 से 19 साल से लेकर 45 से आपका 49 साल, ठीक है, ये अगर एक समूह देख लिया जाता है, इसमें देखा जाता है कि पर महिला कितने नंबर ऑफ चाइल्ड को बर्थ देगी, तो ये क्या कहलाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। जैसे इंडिया में 2.1 पे अभी चल रहा है, या कहा जाता है 2.1 पे क्या है, आदर्श होगा, राइट। तो इसको देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, राइट। इसके बाद क्या है आपका जेंडर समता सूचकांक, माफ कीजिएगा। तो देखिए जेंडर क्षमता सूचकांक अलग अलग जगह पे देखा जा सकता है, जैसे कार्य जो बल है वहाँ देखा जा सकता है, हायर एजुकेशन में देखा जा सकता है, प्राइमरी एजुकेशन में देखा जा सकता है। तो फोर्स, अगर मैं प्राइमरी शिक्षा का एग्जाम्पल लूँ तो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है, इस पर जो नामांकित छात्राएं हैं उनका छात्रों की संख्या में क्या अनुपात है, कितनी फीमेल स्टूडेंट है और कितने मेल स्टूडेंट हैं, इनका जब आपस में आप अनुपात निकालते हैं तो ये आपका जेंडर क्षमता सूचकांक कहलाता है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। फिर लिंगानुपात क्या होता है, देखिए एक जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का कितना अनुपात है, यानी कि एक जनसंख्या में कितने नंबर ऑफ मेल पर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ये दरअसल क्या कहलाता है, ये आपका लिंगानुपात कहलाता है। विश्व में देखिए जन्म के संगे जो लिंगानुपात है वो 107 अनुपात 100 है, और अगर अधिकांश जो है रिप्रोडक्शन वाली स्पीसीज के बारे में बात की जाए तो ये अनुपात 1:1 रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली अर्थशास्त्र क्या होता है। हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट की टर्म समझे तो हमें ये भी तो पता हो कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र, इसको समझने के लिए बस एक वर्ड ध्यान रखिएगा
कि संसाधनों का कैसे यूज किया जाए, ये वर्ड जो है इसको अर्थशास्त्र में ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब देखिए, संसाधनों को दुर्लभ माना गया है अर्थशास्त्र में, क्योंकि वही चीज रिसोर्सेज है जो दुर्लभ है, जो मुश्किल है, और उनको मिला के, उनकी मदद से अगर आप कोई मूल्यवान उत्पाद तैयार कर रहे हो और फिर उसको अलग अलग लोगों के बीच कैसे वितरित करना है, ये देखिए अर्थशास्त्र के जरिए किया जाता है। यानी कि व्यक्ति, फर्म, सरकार और अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं, ये चयन संसाधनों के उपयोग को किस तरह प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही क्या है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए, अर्थशास्त्र मतलब अर्थ यानी कि धन और शास्त्र की संधि से बना हुआ है, यानी कि धन का अध्ययन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है अर्थशास्त्र की, वो ये होती है कि जो दुर्लभ संसाधन है उनका आप कैसे यूज कर रहे हो, उनको यूज करके और ज्यादा वैल्यूएबल चीजें आप कैसे बना रहे हो, और फिर उसको लोगों के बीच में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अर्थशास्त्र वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया। तो देखिए, पहले तो 8वीं शताब्दी में एक ग्रीक, आप कह सकते हैं, कवि थे हेसियोड, उन्होंने इसके बारे में एक्चुअली लिखा था। लेकिन जो आमतौर पे श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एक एडम स्मिथ थे, जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो है मानते हैं। तो एडम स्मिथ, इनकी बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, डॉक्टर मोर्शल थे, उन्होंने 1890 में अपनी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इसमें अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे लॉर्ड रॉबिन्सन, उन्होंने 1932 में एक बुक रिलीज की थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। यानी कि उन्होंने कहा जो मानवीय आवश्यकता है, भाई मानव का जो लालच है, मानव की जो जरूरत है वो तो असीमित है, लेकिन उसको पूरा करने के जो साधन है वो सीमित है। ठीक है, इसी तरह जो अर्थशास्त्री थे सैमुअलसन, उन्हें अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र जो है माना है। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र को देखिए मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। एक आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। देखिए, सूक्ष्म को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। व्यष्टि मतलब क्या, सूक्ष्म मतलब क्या, हम छोटे लेवल पर, बारीक लेवल पर चीजों को देख रहे हैं। समष्टि का मतलब क्या, सबको समाहित करते हुए एक बड़े लेवल पर हम चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो समष्टि वाला है उसमें दरअसल ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति है या व्यक्तिगत एजेंट है, उनकी बाजार में क्या, किस तरह की इंटरेक्शन होती है, यानी कि आप हो, आपकी आपस में एक दूसरे के साथ, आपकी मार्केट के साथ किस तरह की इंटरेक्शन होती है। जैसे किसी घर की बात करें, किसी फर्म की बात करें, किसी खरीदार की, किसी विक्रेता की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजों को देख रहे हैं। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो देखिए उत्पादन, खपत, बचत और निवेश परस्पर कैसे क्रियाएं करते हैं एक बड़े लेवल पर, और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक है जैसे श्रम, पूंजी, भूमि के संसाधन, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीतियां, इन सारे तत्वों का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे तत्व आपस में कैसे काम करते हैं, ये जब हम एक बड़े लेवल पर देखते हैं तो इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक बेसिक डिफरेंस दिया गया है कि जो व्यष्टि है वो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए इसमें व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ पर देखेंगे तो समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर देखी जाती है। किसी एक कमोडिटी को, किसी एक वस्तु को आप नहीं देख रहे हो, बल्कि ओवरऑल मार्केट में किस तरह प्राइसेस काम कर रहे हैं इसको आप देखते हो। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये बताया जा रहा है जो अर्थशास्त्र है उसको दो भागों में किसने विभाजित किया। तो जॉन मेनॉर्ड कीन्स जो थे उन्होंने दो श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए अर्थशास्त्र को, इस आवश्यकता को रेखांकित किया था। उनका एक पेपर था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नए तरीके से व्यवस्थित करने का तरीका जो है बताया था। राइट, इसको ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आर्थिक अवधारणाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए हम लोग दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से कितना प्रभावित होते हैं, कितनी सारी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इससे संबंधित बुनियादी मुद्दों पर देखिए समझ कम है। लेकिन 5 आर्थिक अवधारणाएं ऐसी हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली क्या है, पहली है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है, देयर इज नो फ्री मील। अगर आप कोई एक चीज चुन रहे हैं तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। अगर आप पढ़ना चुन रहे हैं तो आपको समय देना पड़ता है। आप जो कहीं और जाकर मटर गश्ती कर सकते थे, वो आपका इंजॉयमेंट जो था वो आपको छोड़ना पड़ रहा है, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं अगर आप मटर गश्ती करना चुनते हैं तो आप अपने करियर को कहीं ना कहीं दांव पे लगा रहे हैं, अपने करियर के रूप में आपको कीमत चुकानी पड़ रही है। तो मतलब आप ट्रेड ऑफ करते हैं, यानी कि दो चीजों के बीच में से आपको क्या चुनना है, या आप अपनी समझ के हिसाब से देखते हैं उन दो चीजों के बीच में ट्रेड ऑफ करने के लिए। यानी कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये तरकीब इस बात को पहचानने में बड़ी मददगार होती है कि आप क्या छोड़ रहे हो तो, और आप जो पकड़ रहे हो क्या वो ज्यादा बेहतर है। अगर जिस चीज को आप चुन रहे हो और उसके बदले में जो चीज आप छोड़ रहे हो, ये तो पाने वाली चीज अगर ज्यादा बेहतर है तो चुनाव मतलब अच्छा है, नहीं तो आपको फिर से सोचना चाहिए। जैसे अगर आप नींद की वजह से क्लास छोड़ देते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कल को ट्यूशन लगाएंगे, या फिर आप जो है गाइड वगैरह खरीदेंगे, टॉपर्स के नोट्स वगैरह खरीदेंगे, उसकी फीस देंगे, तो आप भुगतान तो उसके बदले में करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था वीडियो लंबा होगा, चाय का कप लेकर बैठ जाइएगा, नींद नहीं लेकर आनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत भारी पड़ जाएगी, 12 जून को पेपर है, पढ़ाई करते रहना है, राइट। तो ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत क्या है, आपूर्ति और मांग। देखिए आपूर्ति और मांग ये बताता है कि एक ऐसा बिंदु तो है जहां पर उपभोक्ता और जो उत्पादक है वो दोनों आपस में मेल खाते हैं। यानी कि ऐसा बिंदु आता है जहां पर प्राइस भी सही है, सप्लाई भी सही है और खरीदने वाला भी सहमत है। जैसे मान लीजिए प्राइस बहुत ज्यादा हो तो भी कोई नहीं खरीदेगा, या फिर वस्तु की वैल्यू ही ना हो, वो कोई ज्यादा खास उपयोगी ना हो, तो भी उपभोक्ता नहीं खरीदेगा। तो जहाँ पे उसका प्राइस भी हो, वैल्यू भी हो, उपभोक्ता को जरूरत भी हो, वो उतने पैसे देने के लिए तैयार भी हो, जहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाती है वहीं पर देखिए क्या है, आपका ट्रेड हो जाता है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपूर्ति और मांग बहुत ही बड़े पैमाने पर एक बाजार को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे अभी आप एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए आपको ये बताया गया कि अभी क्या है, आने वाले टाइम में मॉनसून अच्छा नहीं आएगा। मॉनसून अच्छा नहीं आएगा तो भारत में, क्योंकि देखिए खेती मॉनसून के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में जो खाद्य कीमतें हैं वो बढ़ेगी। तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले से खरीद के रख सकते हैं, कुछ सूखी चीज़ें, कुछ कच्ची चीज़ें जो जल्दी खराब नहीं होती, उनको पहले से खरीद कर अपने किचन में रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में रेट बढ़ेंगे। तो आपने आपूर्ति और मांग के पक्ष को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फैसला ले लिया, राइट। इसके बाद थर्ड सिद्धांत क्या है, तो कमी। कमी के साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि दुर्लभता, संसाधनों की रेयरिटी। यानी कि देखिए आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोगों की मांग तो बहुत ज्यादा है लेकिन संसाधन क्या है, वो सीमित है। तो दुर्लभ संसाधन कौन से होते हैं, समय। देखिए टाइम बहुत ज्यादा कीमती संसाधन है, इसको वेस्ट मत कीजिए। धन, प्राकृतिक संसाधन जैसे मेटल्स वगैरह, गोल्ड आप क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो है लेकिन कितना कीमती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन जितना दुर्लभ होगा उसकी मांग जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही महंगा होगा, राइट। इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक होता है आपका चौथा सिद्धांत, क्रय शक्ति, लोगों की परचेजिंग पावर। देखिए क्रय शक्ति वो मूल्य है जब कोई एक मुद्रा के द्वारा आप किसी वस्तु की या सेवा की एक इकाई खरीद सकते हो। यानी कि 1 रुपए में आप क्या खरीद सकते हो, ये उसकी क्रय शक्ति कहलाती है। क्योंकि देखिए क्रय शक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अन्य सारे फैक्टर अगर समान रहते हैं लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है तो आपकी जो है वस्तुओं को खरीदने की क्षमता कम होती है, क्योंकि आपकी मुद्रा की वैल्यू क्या है, वो कम हो रही है। तो क्रय शक्ति जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद पांचवा क्या है, धन का समय मूल्य। देखिए ये खासकर छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताती है कि समय के साथ देखिए आपका क्या है, मूल्य जो है किसी भी चीजों का बढ़ता है। जैसे शेयर मार्केट में अगर आज आप 100 रुपए लगाते हैं
तो आज से 20 साल बाद हो सकता है वो आपके 100 करोड़ रुपए बन चुके हो, है ना। यू डोंट नो, मतलब जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मुनाफे में रहेंगे। यानी कि समय जो है धन की तरह मूल्यवान है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मैं बात कर रही हूँ, तो जो ऑर्थर सेसिल पिगो है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है? तो अमर्त्य सेन को। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? तो देखिए, वर्ल्ड के लेवल पे जोसेफ स्टालिन ये पंचवर्षीय योजना के जनक है। इन्होंने 1928 में सोसाइटी यूनियन में पहली बार 5 ईयर प्लान को लागू किया था। अगर भारत में 5 ईयर प्लान के जनक की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो एडम स्मिथ है अक्सर उनको आधुनिक पिता पॉसिडॉन के रूप में भी पहचाना जाता है। पॉसिडॉन कौन थे? तो वाणिज्यिक का ये जो है एक जनक थे, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है उन्होंने 3 नियम दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 3 प्राकृतिक नियम है। पहला नियम क्या कहता है? स्वहित का नियम। लोग अपने भले के लिए काम करते हैं, जब तक मुझे अपना कोई हित नहीं दिखाई देगा तो मैं कोई काम ही नहीं करूंगी। तो लोग क्या है, अपने स्वार्थ के साथ काम करते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा का नियम। अगर मार्केट में कंपटीशन है, अगर प्रतिस्पर्धा है, तो लोग कम कीमत में भी बेहतर उत्पाद बनाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट बनाने वाली केवल एक कंपनी है, तो आपके टीथ उससे साफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ही कंपनी है, मजबूरी में आपको उसी को खरीदना पड़ेगा। लेकिन टूथपेस्ट बनाने वाली 10 कंपनियां हैं, कोई आपको ऑर्गेनिक कह के बेच रही है, कोई आपको नमक कह के बेच रही है, कोई चीनी कह के बेच रही है ना। तो देयर आर सो मेनी टेक्टिक्स। वो प्राइस को भी कम रखते हैं और बेटर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाने का भी ट्राई करते हैं। फिर आपूर्ति और मांग का नियम। तो देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में मांग को पूरा करने के लिए सबसे कम कीमत पर पर्याप्त माल का उत्पादन किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये 3 प्राकृतिक नियम है एडम स्मिथ के अनुसार, इनको ध्यान रखिएगा। सिद्धांत हैं 1930 के दशक से 4 व्यापक आर्थिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, बस एक बार नाम जान लीजिए। तो कीनेशियन, मुद्रावाद, नया शास्त्रीय अर्थशास्त्र, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। ये सभी सिद्धांत 1930 के दशक में कीनेशियन अर्थशास्त्र के आगमन से पहले देखिए शास्त्रीय अर्थशास्त्र पर अलग अलग डिग्री पर आधारित है। नोट सो इम्पोर्टेंट, नहीं भी समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए, 4 प्रमुख आर्थिक अवधारणाएं हैं, क्या क्या है? कमी, आपूर्ति और मांग, लागत और लाभ और प्रोत्साहन। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो मनुष्य के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं किसी चीज़ को खरीदने का, किसी चीज़ को नहीं खरीदने का, कहीं निवेश करने का, कहीं निवेश नहीं करने का, तो ये निर्णय समझने में मदद मिल सकती है अगर हम कमी, आपूर्ति और मांग, लागत और लाभ और प्रोत्साहन को समझ लें, ठीक है। फिर देखिए, अर्थशास्त्र का पहला नियम क्या कहलाता है? तो पहला नियम ये है कि कमी है, यानी कि चीज़ें भरपूर नहीं है, यानी कि सभी को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका कॉल मार्क्स का सिद्धांत। कॉल मार्क्स क्या कहते हैं कि भैया जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है वो ये है कि बेसिकली जो ये आपका एक समाज है ना, ये बेसिकली पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष पर आधारित है। मजदूर मेहनत करते हैं बट पूंजीपति अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर उस सारे प्रॉफिट को खुद ही ले जाते हैं, मजदूरों को उनके हिस्से का हक नहीं देते। तो आखिरकार क्या होगा? क्रांति होगी, मजदूर अपना हक लेंगे। इसीलिए वो एक बहुत फेमस उनका डायलॉग हुआ था, कथन था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है बट पाने के लिए सारा जहां है। तो कॉल मार्क्स का सिद्धांत ये कहता है हैव्स और हैव्स नोट, इनके बीच में एक स्ट्रगल है। हैव्स कौन है? जो बड़े बड़े उद्योगपति है। हैव्स नोट कौन है? जो मजदूर है। इनके बीच में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, ऐसा कॉल मार्क्स का सिद्धांत कहता है, राइट। बॉम्बे प्लान किसने पेश किया था? तो देखिए, जीआरडी टाटा, जीडी बिरला और लाल श्री राम जैसे जो शीर्ष उद्योगपति थे उन्होंने इसको लिखा था। अगर इसको तैयार करने में मदद करने वाले अर्थशास्त्रियों की बात करें तो जॉन मैथाई, जो बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने थे, अर्देश्वर दलाल, एडी श्रॉफ और पीएस लोकनाथन थे। तो कुछ नाम है, इनको बस ध्यान रख लीजिएगा। फिर अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, मैं आपको बता चुकी हूँ, बुक का नाम भी हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन
संसाधन क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो क्या सूर्य का प्रकाश भी एक आर्थिक संसाधन है? तो याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, की टर्म याद रखिएगा, जो चीज कम है, रेयर है, दुर्लभ है। तो देखिए, हवा, पानी और धूप ये आर्थिक संसाधन नहीं है। क्या बात, ये संसाधन तो है, रिसोर्सेज तो है, बट आर्थिक संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसका मतलब ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या होता है? तो भूमि, श्रम और पूंजी, ये दुर्लभ है। ठीक है, इसके बाद कीनीशियन मॉडल, ये क्या है ये बताता है। तो देखिए, कीनीशियन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कुल खर्च और उत्पादन, रोजगार और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभावों का एक क्या है, व्यापक आर्थिक सिद्धांत है। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए, अगर सरकार जो है उसको मंदी से बाहर किसी अर्थव्यवस्था को लेकर आना है, तो उसको सरकारी खर्चे ज्यादा करने होंगे और कर वगैरह कम करने होंगे। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कुल खर्च आप ज्यादा कीजिए तो उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, रोजगार अगर आपका यहाँ पे है तो मुद्रास्फीति पे फर्क पड़ेगा। तो वो इसका एक व्यापक सिद्धांत देते हैं। आपने मोटे तौर पर ध्यान रखना ये है कि कीनीशियन इस बात का समर्थन करते हैं कि सरकारों को अपने द्वारा किया गया खर्च बढ़ाना चाहिए और अपने द्वारा लगाए गए जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए। फिर देखिए, गाडगिल योजना किसको कहा जाता है? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको गाडगिल योजना बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि उसी के साथ ये तैयार हुई थी। फिर सर्वोदय योजना किसने दी थी? तो जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने दी थी। सर्वोदय मतलब सबका उदय, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब वो जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे जो धातुएं आप खनन करके निकालते हैं, जैसे लकड़ी है, जो आपका कच्चा माल है, जो कच्चा माल होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में कहलाता है। जैसे आप खेती करते हैं तो जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के तहत गिनी जाती है। द्वितीय क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चा माल था उसका उपयोग करके कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ दूसरी चीज बनाते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक आदि बनाना। यहाँ पे दरअसल मैन्युफैक्चरिंग भी निर्माण होता है, इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, राइट। इसके बाद तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवाओं का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, टूरिज्म हो गया, ये सारे क्या सर्विसेज तो हैं। कोई आपको कोई माल तो नहीं बेच रहा, वो आपको कुछ सेवा देता है, उस सेवा के बदले में आप उसको भुगतान करते हो। तो ये सारा का सारा जहाँ आता है ये आपका टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो तीन क्षेत्र हैं इन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन प्रकारों में बांटा गया है, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृषक अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जो सकल उत्पादन हो रहा है उसमें उसका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान 50% या इससे ज़्यादा है, और जो आपकी जनसंख्या है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर रोजगार के लिए निर्भर है, तो वो कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद भारत था। इसके बाद औद्योगिक अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर आपके देश की सकल आय में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निर्भरता रोजगार के लिए भी इसी क्षेत्र पर हो, उद्योगों वगैरह पे हो, तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूरोप और अमेरिका इसी स्थिति में थे, इसलिए उनको औद्योगिक अर्थव्यवस्था नाम भी दिया जाता है। भारत में ये स्थिति ना तो देखिए पहले आई है, ना अभी भी भारत में आ पाया है इस स्थिति में। भारत सीधे कृषक अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था में जंप कर गया है। ठीक है, फिर क्या है, सेवा अर्थव्यवस्था है, तो सेम बात हो जाएगी। अगर सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज्यादा हो तो ये आपका क्या है, सर्विस इकोनॉमी कहलाती है। अब देखिए, जीडीपी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक साल में एक देश की अर्थव्यवस्था के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका अगर हम अंतिम मौद्रिक मूल्य है उस सबको जोड़ दें तो आपका जीडीपी निकल के आ जाता है। भारत की बात करें तो एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की है। ठीक है, यानी कि अगर आप राष्ट्रीय निजी उपभोग प्लस जो सकल निवेश है, सरकारी जो निवेश है, और साथ में जो आपका व्यापार शेष है, निर्यात और आयात का जो एक घटा के निकलता है, वो इन सब को आपस में जोड़ दे तो भी आपका जीडीपी जो है निकल जाता है। जीडीपी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सकल घरेलू उत्पाद को 3 प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, परिभाषित
कौन कौन से 3 प्रकार मैंने आपको बताया। एक तो आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन के जरिए जीडीपी निकाल सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट के जरिए, निवेश के जरिए निकाल सकते हैं, तीसरा जो तरीका होता है वो उपभोग का होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि पहला तरीका क्या है, एक निश्चित समय में और एक निश्चित समय अवधि में एक देश के भीतर उत्पादित जितने भी सभी अंतिम माल और सेवाओं पर कुल आपने व्यय किया, एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअली इसको बोलते हैं उपभोग वाले को, ठीक है, उसके बराबर है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था है, यानी कि जो मध्यवर्ती चरण है, कच्चे माल से आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस पर कुल जो वर्धित मूल्य है, जितना भी आपने मतलब वैल्यू एडिशन किया, प्लस उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर होता है। सब्सिडी घटा दीजिए, टैक्स जोड़ दीजिए, यानी कि जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है प्लस जितने भी टैक्सेस लगे हैं माइनस जो भी सब्सिडी दी गई है, तो आपका क्या है, जीडीपी निकल जाएगा। एक तरीका ये होता है। और देखिए इसी तरीके से आप जीडीपी टू जीवे भी आ सकते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा, जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस, तो आपका क्या है, जीवी निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि भाई एक देश में जो उत्पादन हुआ है उससे उत्पन्न जो आय हुई है, यानी कि कर्मचारियों को क्या है, उनकी तनख्वाह मिली है, ठीक है, जो उत्पादन है उस पर देखिए टैक्स दिया गया है, ठीक है, ये सब चीजें आप देखते हैं। जो पूंजीपति है उसको लाभ मिला है, जो भूमि है उसका किराया देना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने उत्पादन किया है उससे जो आपको आय मिली है, अगर उन सारी आय को, उन सारी इनकम्स को जोड़ दिया जाए तो भी आपका क्या है, जीडीपी निकल जाएगा। तो एक एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, एक ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड हो गया, और तीसरा आपका क्या है, आय यानी कि इनकम मेथड हो गया। अब देखिए जीडीपी तो समझ गए, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय शब्द जब आ गया मतलब हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लोग भारत के राष्ट्र से संबंधित है, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं, तो इसका मतलब उनके द्वारा भी अगर कोई आर्थिक गतिविधियां की जा रही है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस आय को कहते हैं जब आप जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ देते हैं तो आपका क्या है, जीएनपी निकल आता है, यानी कि देश की सीमाओं से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद प्लस दूसरे देश के साथ जो आपने कुछ आर्थिक गतिविधियां की उनको जोड़ देंगे, माइनस आपके देश में जो दूसरे देश के लोगों ने आर्थिक गतिविधियां की है उसको घटा देंगे। ठीक है, यानी कि आपने अगर दूसरे देश में जाके कुछ प्रोडक्शन का काम किया, उसकी वजह से आपकी कुछ इनकम वगैरह है, उसको जोड़ लेते हैं, और घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित जो दूसरा बाकी का विश्व है उसके जो उत्पादन के कारक है उनके द्वारा अगर कोई आय अर्जित हुई है उसको घटा देंगे, तो जो निकल के आएगा वो आपका जीएनपी निकल के आ जाएगा। फिर होता है एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। देखिए जब ग्रॉस जो आपका नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी है उसमें मूल्य कटौती कर दे तो उसके बाद जो आय बचती है उसे ही एनएनपी कहते हैं। दरअसल क्या होता है, आपने जो भी उत्पादन किया है, भाई मशीनें यूज हुई हैं तो उसमें क्या मशीनों में टूट फूट हुई है, कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास हुआ है। भाई कुछ भी चीज को जब आपने प्रोडक्शन की है तो उसको प्रोडक्शन को करने में कुछ खर्चा भी तो आया होगा, कुछ इधर उधर चीजें हो रही होंगी, तो उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो आपका जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो आ जाता है। अब देखिए जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में अंतर क्या है। जीडीपी और जीएनपी दोनों ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते हैं। जीडीपी जहां सभी घरेलू उत्पादों का मापन करता है, चाहे उत्पादन की इकाई की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वहीं जीएनपी केवल एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न जो आउटपुट होती है उसके मान को ही मापता है। यानी कि जीएनपी में जो विदेशों से प्राप्त होने वाली आय है उसको भी जोड़ा जाता है, देश वाली आय को तो जोड़ा ही जाता है। और जो एनएनपी होती है उसमें जो लागत लगी है उसकी वजह से जो कमी हुई है उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीएनपी की बात करें तो आयात और निर्यात के स्थान पर विदेशी आय शामिल होती है, यानी कि जीडीपी की तुलना में जीएनपी में शुद्ध विदेशी निवेश आय जो है शामिल होती है। राइट, इन कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा।
अब एक होता है आपका एनडीपी। हमने जीडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया, एनएनपी पढ़ लिया, अब एक एनडीपी भी होता है। तो देखिए जीडीपी में से अगर हम मूल्य कटौती घटा दें, यानी कि इस बार आप जीएनपी में से नहीं बल्कि जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास हो रहा है, जो मूल्य कटौती हो रही है, यानी कि जिन संसाधनों के द्वारा उत्पादन हो रहा है उनमें उपयोग के दौरान क्या हो रहा है, उनमें टूट फूट हो रही है और वो घिस भी रही हैं, तो उस मूल्य कटौती को घटा देता आपका एनडीपी आ जाता है, यानी कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट, राइट। इसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक वर्ड आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सतत आर्थिक विकास। देखिए सतत आर्थिक विकास का मतलब ये होता है पृथ्वी जितना सहन कर सकती है केवल उतना ही आप उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, उतना ही विकास आप कीजिए, यानी कि विकास तो कीजिए पर साथ ही साथ क्या है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए। इस अवधारणा का विकास देखिए 1960 में हुआ था, जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं इससे अवगत हुए थे। इस जो अवधारणा की शुरुआत हुई थी वो 1962 में हुई थी। जो रॉकल कार्सन थे उन्होंने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में देखिए जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्ष हैं उनके आपस में परस्पर क्या संबंध है उनको बताने में ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक साबित हुई थी। इसकी सबसे अच्छी जो भाषा दी है वो ब्रुटलैंड कमीशन ने दी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि सतत आर्थिक विकास, इसका क्या मतलब है कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर हम अपनी ज़रूरतें पूरा कर ले रहे हैं तो ये सतत आर्थिक विकास कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया कि वह सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये क्या कहता है कि भाई पर्यावरण को भी ध्यान में रखो और डेवलपमेंट भी करो, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोको, नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज करो जिनसे क्या है संसाधनों का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आप यूज़ कर सको, प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करो, ठीक है, विविधता की रक्षा करो और साथ में जो विकास और की नीतियाँ बना रहे हैं उसमें जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनको भी आप शामिल करो। ठीक है, इस तरह की बातें ये कहती है। फिर ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाए और जो निर्धन देश है उनकी आवश्यकताओं को भी समझे और लोगों को एक ऐसा जीवन स्तर दे जो कि सबके लिए बराबर हो। ठीक है, और सभी राष्ट्रों का क्या है आपस में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो। ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं सतत विकास के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है कृषि और खाद्य प्रबंधन। ठीक है, देखिए जो भारत जैसा विकासशील देश में उसमें आर्थिक परिवर्तन तभी जो है मैटर करता है जब कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनमें भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंस हो, है ना। यानी कि देखिए जो ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण आजीविका या फिर आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर है, ये ग्रामीण आजीविका, रोजगार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत में तो आजीविका का ये क्या है सबसे बड़ा एक साधन है, क्योंकि भारत की 70% ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है और इन 70% में से भी 82% किसान क्या है लघु और सीमांत है। इसका मतलब ग्रामीण विकास तभी होगा जब हम कृषि को और बेहतर कर सकेंगे। तो जहां सरकार का एक उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए तो वहीं सरकार आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, इन सारे उपायों को अपनाकर कृषि विपणन सुधारों को लागू कर रही है। बात करें पिछले 2 सालों की तो कृषि के क्षेत्र में देखिए बहुत तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, इसका जो सकल मूल्यवर्धन जीवीए था उसमें 18.8% की देखिए वृद्धि हुई है ना। के मतलब 18.8% के साथ 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई है। वहीं 21-22 में बात करें तो 3.9% की वृद्धि हुई है। और अगर कृषि क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों की बात करें तो इसमें भी जो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन है, इन सब में जो है थोड़ी ज़्यादा आपको तीव्र गति देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए सरकार क्या कर रही है, तिलहन और जो खाद्य तेल है उनका उत्पादन हो, इनकी घरेलू आपूर्ति में वृद्धि हो, चीनी का जो क्षेत्र है उसमें और अच्छा हम कम कर सके, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें, इस तरह के उपाय जो है अपनाए जा रहे हैं। जिससे सिंचाई और प्राकृतिक खेती हो, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय कृषि को जो है बढ़ावा दिया जाए, स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, फसल उत्पादकता अच्छी की जाए, इसके लिए मशीनीकरण वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। ये सब काम क्या है गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी किए जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित जो संबंध क्षेत्र हैं वो उच्च विकास वाले क्षेत्र के रूप में क्या है, उभर रहे हैं। क्योंकि 19-20 की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जो पशुधन वाला क्षेत्र है उसमें 8.15% की CAGR यानी कि आप कह सकते हैं ईयर टू ईयर एक चक्रवृद्धि जो है आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर बात करें कि किसानों के परिवार की, तो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स जो है रहा है और उनकी आय का लगभग 15% उनको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया जाए कि कृषि और संबंधित गतिविधियां जो है उसमें से भी ज़्यादा बेटर कौन कर रहा है, तो आपको पता हो, राइट, इतना ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप जानते ही हैं कि इसको भारत सरकार ने 100% वित्त पोषण के साथ शुरू किया है। यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, 2018 से ये शुरू हुई थी और इसमें सभी किसान जो है शामिल हैं, कुछ मापदंडों को अगर छोड़ दें। ये 3 किश्तों में, 3 समान किश्तों में यानी कि 2000 रुपये हर 4 महीने पे मिलाकर टोटल 6000 रुपये की आय सहायता किसानों को देती है। फिर इसके बाद क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, 13 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। और जो राष्ट्रीय बीमा कंपनी है उसने देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाग लिया है और शुरुआत में इसको 8 राज्य और 2 यूटी में जो है शुरू किया गया था। अब तो ये एक तरीके से पूरे भारत में ही लगभग फैल चुकी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसानों को एक न्यूनतम प्रीमियम राशि पर फसलों का बीमा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी कारण से आपकी फसल खराब हो गई है, जैसे मॉनसून नहीं आया, तेज बारिश हो गई या आंधी आ गई या ओलावृष्टि हो गई, तो आपकी जो फसल की बर्बादी हुई है उसकी क्षतिपूर्ति आपको की जाती है फसल बीमा के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के कारण अगर अधिसूचित फसलों में कोई विफलता आ गई है तो किसानों को बीमा कवरेज और उनको वित्तीय सहायता देना। इससे क्या, उनकी इनकम को सुनिश्चित करना और किसानों को नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कृषि और संबंध क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। फिर भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, इनको समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। देखिए भारतीय कृषि अभी भी काफी पिछड़ी हुई अवस्था में है। किसान अभी भी बहुत वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि की जो उत्पादकता है यानी कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है वो काफी कम है। कृषि में प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ क्या होता है, ये पाई जाती है और यही गरीबी का एक प्रमुख कारणों में से भी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अनिश्चित है, क्योंकि ये मौसम अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी और अगर मानसून खराब आया तो फसल भी खराब हो जाएगी। और साथ में छोटी छोटी जोतें, देखिए भाइयों का बंटवारा हो जाता है, फिर उनके बीच में खेती भी बढ़ जाती है, तो खेत क्या बहुत ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं। तो जो छोटी छोटी जोतें हैं वो भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए भूमि सुधार कार्यक्रमों के बारे में देखते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारों ने अपने नाम बहुत बड़ी जमीनें कर ली थी और बेसिकली किसान बेचारे एक पट्टेदार के रूप में बस काम करते थे, जिनको कभी भी बेदखल कर सकते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया था, कहीं ना कहीं जमींदारों के साथ परमानेंट सेटलमेंट चालू करके जमीन का जो मालिकाना हक है वो जमींदारों को ही दे दिया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ और ये ब्रिटिश पॉलिसीज वगैरह खत्म हुई, तो फिर भारत सरकार ने रियलाइज़ किया कि भाई भूमि का तो वितरण समान होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद की फिलॉसफी को कहीं ना कहीं भारत अपनाता था, जो क्या कहता था कि जो उत्पादन के संसाधन है उन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया, इसको समझ लेते हैं। तो इसके तहत देखिए जो भूधारण व्यवस्था थी उसमें जो दोष और कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया, जमींदारी का उन्मूलन किया गया, राज्य और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंधों की स्थापना की गई, आर्थिक आकार में जोतों का गठन किया गया, जो बिखरी हुई जोतें थी उनकी चकबंदी की गई, सुरक्षित काश्तकारी के अधिकार दिए गए, उचित लगान की व्यवस्था की गई और जोत की कितनी उच्चतम सीमा एक व्यक्ति रख सकता है इसका निर्धारण किया गया। राइट, तो देखिए क्या क्या इसके प्रमुख अंग थे, एक एक करके समझ लेते हैं। मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, प्रति व्यक्ति भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके जो शेष भूमि थी वो भूमिहीनों में वितरित कर दी गई और जोत जो है उनकी चकबंदी कर दी गई। तो उद्देश्य हमने देख लिए।
ठीक है, तो ये हमने देखा कि कृषि का पुनर्गठन किया गया, यानी कि भाई जो कृषि थी वो बोला गया इतने हेक्टेयर तक आप रख सकते हो, इसके ऊपर अगर आपके पास है तो सरकार उसको सीज कर लेगी, आपको जो है भरपाई वगैरह वो दे देगी, और जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जो है बांट देगी। मध्यस्थों का उन्मूलन, देखिए जो इससे पहले ब्रिटिश सरकार थी वो जमींदारों को बिचौलियों के रूप में रखती थी कि आप किसानों से लगान दो और आप हमें दो। गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और किसान और सरकार के बीच में सीधे संपर्क की देखिए स्थापना हुई। फिर कुछ काश्तकारी जो है कानून वगैरह लागू हुए, और जो काश्तकार थे जो बहुत लंबे टाइम से जमीनों को जोतते आ रहे थे उनको जो है जमीन का मालिकाना हक दिया गया। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं आत्म भारत अभियान। देखिए कोविड के टाइम पे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी, मतलब पूरे विश्व के हाई देखिए बुरा हाल था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से स्टिमुलस देने के लिए, धक्का देने के लिए, उसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए पैकेज की घोषणा गवर्नमेंट ने की, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गवर्नमेंट ने एक विजन रखा कि 130 करोड़ लोग हैं आत्मनिर्भर हो और कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको अच्छे से लड़ पाए। तो इसमें सरकार ने कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया और उन सारी योजनाओं को इकट्ठे रूप से एक पैकेज के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान कह देते हैं। जैसे कृषि ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सुनिश्चित की गई। जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण है उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की जो है राशि निर्धारित की गई। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और पशुपालन ढांचा निर्माण के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसके अलावा कुछ अन्य कानून जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए, जो बाद में उनको वापस भी लेने पड़ गए। और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक राशन एक कार्ड जैसी योजनाओं को शुरू करने को लेके भी बहुत सारा काम किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कृषि ऋण की स्थिति के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा का कहना यह है कि भारत में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, किसानों की जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए उनको समय पर ऋण मिले, इस बात को प्रमुखता दी गई है। 19-20 में 13,50,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण देखिए निर्धारित किया गया था, जबकि किसानों को 13,92,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया था, जो कि निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा था। फिर 20-21 में 15 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया, और 30 नवंबर 2020 तक देखिए 9,73,000 आप कह सकते हैं, सॉरी करीब 9,73,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण किसानों को उपलब्ध करा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए आर्थिक समीक्षा ये भी कहती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से में जो कृषि ढांचा विनिर्माण कोष के तहत ऋण दिया जा रहा है उससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर देखिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो भारतीय आत्मनिर्भर भारत पैकेज है इसके एक हिस्से के रूप में जो 1.5 करोड़ दुग्ध और डेयरी उत्पादक और दूध निर्माता कंपनी है उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सिर्फ किसानों को ही दिया जाता था, डेयरी वगैरह वालों को भी दिया जाने लगा है। इसके अलावा देखिए मछुआरों और मत्स्य पालकों को भी क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में। देखिए प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तौर पर इसको अपनाया गया था। फिर 1966 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। इसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। उन्होंने देखिए मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया और भारत एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, इस बात की उन्होंने नींव रखी। देखिए भारत में शुरू में क्या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, हम इतनी भी गेहूं नहीं उपजा पाते थे कि अपनी खाने की आवश्यकता भी पूरी कर सके। उसी टाइम पर हरित क्रांति आई और उसके बाद से फिर भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए, कम से कम फूड सिक्योरिटी के मामले में। इसके अलावा देखिए जो तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, उनको भी हरित क्रांति का प्रेरणा माना जाता है, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी ने जो भी सिफारिशें की उसका सफल संचालन इन्होंने किया है। देखिए इस टाइम पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र है उसमें अधिक उपज देने वाले संकर और बोने बीजों का उपयोग किया गया, यानी कि हाई यील्डिंग जो आपके ड्वार्फ सीड्स थे उनका यूज किया गया। तो कई बार पूछ लिया जाता है हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया, तो बहुत अधिक उपज देने वाले शंकर और जो बोने बीज थे उनका उपयोग किया गया।
हरित क्रांति से देखिए उपलब्धता क्या क्या हुई। तो सबसे पहली बात तो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, कृषि का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला, जो किसान थे उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया, सरप्लस हुआ एग्रीकल्चर में, गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, इन फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। राइट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो कृषि वित्त है इसके बारे में थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि देखिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और कृषि के उपकरण, सिंचाई के साधनों के लिए किसान को क्या है, वित्त की जरूरत होती है। मतलब फसल उसकी कटेगी तब उसके पास पैसा आएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन फसल वो बोए इसके लिए इसको शुरुआत में क्या है, पैसे की जरूरत होती है। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग वित्त देखिए चाहिए होता है। तो 3 कैटेगरीज में हमारे यहाँ देखिए ऋण दिया जाता है। एक अल्पावधि ऋण 15 महीने से कम के लिए, मशीन आदि अगर आपको खरीदनी है तो मध्यावधि ऋण 15 महीने से 5 सालों के लिए, अगर आपको भूमि में कुछ स्थायी सुधार करने, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल से अधिक की अवधि के लिए आपको दीर्घावधि ऋण दिए जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज है, इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों की। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना हुई 1975 में और 1975 को एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसके द्वारा की गई थी। इसमें 50% पूंजी केंद्र सरकार की थी, 35% वाणिज्यिक बैंकों की थी और जो 15% पूंजी थी वो संबंधित राज्य सरकार की थी। ये बैंक ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है, यानी कि गाँव वगैरह को ये क्या है, ऋण की उपलब्धता कराते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है क्या नाम है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। के लाया तो गया था इसको एक अध्यादेश के द्वारा, लेकिन बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 देखिए पारित कर दिया गया, जिसके तहत इसको पावर मिलती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण अर्थतंत्र को एग्रीकल्चर, जो उसका व्यापार वाणिज्य उद्योग है, जो अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं उनसे जोड़ना, उसको ऋण और जो है अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। खासकर किन लोगों को, जो लघु सीमांत कृषक होते हैं, कृषि श्रमिक होते हैं, कलाकार, छोटे उद्यमी आदि होते हैं। इसके बाद देखिए एक दूसरे टाइप के बैंक होते हैं सहकारी बैंक, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं। देखिए ये वो बैंक होते हैं जिनका गठन और इनका जो पूरा कामकाज होता है वो सहकारिता के आधार पर, यानी कि मिल बांट कर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में देखिए सहकारी बैंक है, जहाँ पर लोग ही आपस में पूंजी जमा करते हैं और फिर लोग ही आपस में एक दूसरे को धन उधार देते हैं। मतलब पैसा भी मेंबर्स का ही है और उनको जो है लोन वगैरह भी उनको मेंबर्स को ही दिया जाता है। मैं जस्ट थोड़ा सा ना पानी पी लेती हूँ एक बार। तो सहकारी बैंक देखिए 3 तरह के होते हैं। एक होते राज्य स्तर पर, एक होते जिले के स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर। राज्य के स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिले के स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी संगठन जो है होते हैं। इसमें से जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं वो उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़े होते, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बल्कि जो जिला और स्थानीय स्तर पर बैंक है उनको ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और उनका पुनर्वित्त करते हैं। राइट, इसके बाद देखिए अब आ जाता है हमारा एक नया सेगमेंट जो है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि भारत में जो अलग अलग कंपनीज हैं, खासकर जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको कैटेगरीज में बांट दिया गया है उनकी महत्ता के आधार पर, या फिर वो कितनी इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, उनका साइज कितना बड़ा है। तो उसमें से एक जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है आपकी नवरत्न कंपनी। ये क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। इसको जो है भारत सरकार द्वारा 1997 से स्टार्ट किया गया था। देखिए नवरत्न कंपनियां उनको बेसिकली सरकार कैटेगराइज करती है जिनको विश्व के स्तर पर वो एक विशाल उद्यमों के रूप में क्या है उभर सकती है। अगर बात करें अभी नवरत्न कंपनियां कितनी है तो टोटल 13 है। इसमें से देखिए कौन कौन सी है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसको स्थापना हुई थी। देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। राइट, इनके नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा क्योंकि वो 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी कंपनी जो है नवरत्न नहीं है। तो आपको अगर सबके नाम पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। अब देखिए किसी भी लोक उद्यम को आप कह सकते हैं कि नवरत्न देने हेतु मापदंड क्या है, ठीक है, ये भी तो आपको पता हो। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लोक उद्यम
जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आता है उसकी सूची में उत्कृष्ट आता है, और जिसने पिछले 5 सालों में जो आप कह सकते हैं कार्य निष्पादन सूचकांक है उस पर बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की है, या फिर उसको 60 अंक या उससे अधिक जो है अंक मिले हैं, तो वो नवरत्न का दर्जा दिए जाने के देखिए पात्र होता है। यहाँ पर उसके बाद देखिए कि क्या बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो केंद्रीय कंपनियां हैं उनको महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है। जैसे एक तो नवरत्न हो गया, ठीक है, यानी कि मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी 1 में ऑलरेडी है, कुछ रैंकिंग वगैरह में उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो उसको नवरत्न में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नवरत्न कंपनी से भी ऊपर होती है महारत्न कैटेगरी। तो महारत्न कैटेगरी में देखिए क्या होता है, तो पहली बात तो उसको नवरत्न दर्जा पहले से प्राप्त है, यानी कि कोई कंपनी अगर नवरत्न है तो ही वो महारत्न बनेगी। इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि जो पिछले 3 साल है उसमें 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार किया हो, 3 वर्षों के दौरान उसकी जो वार्षिक निवल संपत्ति है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पिछले 3 वर्षों में उसको 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर के पश्चात औसत शुद्ध वार्षिक लाभ होना चाहिए, और उसकी जो महत्वपूर्ण एक उपस्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए। जो भी नवरत्न कंपनी इन कैटेगरीज को फुलफिल करती है उसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो महारत्न देखिए क्या होती है, नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी और इसका उद्देश्य ये है कि जो केंद्रीय उपक्रम है उनके कारोबार का विस्तार हो, विश्व में बड़ी कंपनियों के रूप में वो उभरे, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है तो 11 है, और जो महारत्न कंपनियां होती हैं वो देखिए 5,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कौन कौन सी एक बार नाम देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके बाद इंडियन थर्मल कॉर्पोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पहले एक नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, बाद में इसको महारत्न के रूप में चेंज कर दिया गया। यहाँ पर इनका स्थापना वर्ष, कब इनको महारत्न का दर्जा मिला और इनका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है, ये सब दिया गया है। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक आइडिया बस आपको हो। इसके बाद देखिए मिनी रत्न कंपनी, ये कौन सी होती है, इनकी शुरुआत देखिए 2002 में की गई थी। जो मिनी रत्न कंपनियां हैं उनको संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की देखिए अनुमति है, विदेशी कंपनियों के साथ वो विदेशी कार्यालय भी देखिए खोल सकते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2, ठीक है। अगर बात करें कि श्रेणी 1 और 2 में मिलाकर टोटल कितनी है तो 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो देखिए अब मिनी रत्न कंपनी के रूप में दर्जा मिलने के मानदंड क्या है, तो वह कैटेगरी 1 में जाना है। तो देखिए वो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं जिनको पिछले 3 सालों में लगातार लाभ हो रहा हो, 3 सालों में से कम 1 साल में 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ अर्जित किया हो, इनका निवल मूल्य सकारात्मक हो, कैटेगरी 1 में आ जाती है। कैटेगरी 2 में कौन आती है, जिन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार लाभ लिया हो और जिनका निवल मूल्य सकारात्मक है, उनको कैटेगरी 2 में देखिए लिखा जा सकता है। ये टोटल है 73, नाम तो इनके देखिए याद करने पॉसिबल नहीं है, एक बार बस देख लीजिएगा। जो श्रेणी 1 की कंपनियां होती हैं वो 50 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम है तब तक का निवेश कर सकती है अपनी संपत्ति का, ठीक है। जो श्रेणी 2 होती है वो 300 करोड़ रुपए अपनी परिसंपत्ति का 50% तक जो भी कम हो उसको निवेश कर सकती है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रमुख समितियां और आयोग दिए गए हैं, ठीक है। आपको इन समितियों के नाम और ये किस कार्य से संबंधित है ये पता होना चाहिए। जैसे महान बोलिस समिति आय वितरण का आकलन, खुसरो समिति तो कृषि और ग्रामीण शाख, दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध इंपॉर्टेंट भी है 1983। फिर गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार इंपॉर्टेंट है 1991। राजा चलैया समिति तो कर सुधार, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना, आबिद हुसैन समिति तो लघु उद्योगों से संबंधित थी, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित थी, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित थी। इसके अलावा तारपोर समिति तो रुपये और पूंजी में जो खाता परिवर्तनियां है उससे संबंधित 1997। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन 2005। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार 2005।
पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली, मालेगांव समिति तो बैंकिंग क्षेत्र में जो बुरे लोन होते हैं उनके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड है वो भी देख लेते हैं। तो कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाले बोर्ड तो कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड तो ये देखिए हैदराबाद तेलंगाना में, राइट। अब इसके बाद हमारा नया सेगमेंट शुरू होता है, ये देखिए बैंकिंग है। और अगर बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो आरबीआई पढ़ना चाहिए। तो आरबीआई क्या है? तो सबसे पहले तो पता हो एक केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का संचालक है और इसके संस्थापकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसकी स्थापना जो हुई वो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हुई। 1949 में देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। जो बाबा साहेब अंबेडकर थे उन्होंने ये बैंक किस तरह से काम करेगा इसके सिद्धांतों को हिटलन यंग कमीशन जो है उसके सामने रखा था। 1926 में देखिए जो कमीशन था ये भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था और तब इसके सदस्यों को बाबा साहिब ने एक आप कह सकते हैं लेटर्स या एक बुक टाइप रूपी चीज लिख के दी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। और उन्होंने देखिए जोरदार वकालत भी की थी, ठीक है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख काम क्या है? तो मौद्रिक पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है उसका तैयार करना, कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का जो विनियमन है उसको देखना, पर्यवेक्षण करना, वित्तीय मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा को जारी करना, उसको विनिमय करना, परिचालन योग्य और न रहने पर उसको नष्ट करना। और ये सरकार का बैंकर है और बैंकों का भी बैंकर है। साख को नियंत्रित रखना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, ये उसके निर्देश है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है राजकोषीय नीति और राजस्व। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो देखिए वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित किया जाए। हर वित्तीय जो आयोग होता है उसके कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और एक अधिनियम देखिए है वित्त आयोग अधिनियम 1951, इसके द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। 1993 में भारत के सभी राज्यों में भी देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन होने लगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और 4 सदस्यों में से 2 सदस्य पूर्णकालीन और 2 सदस्य अंशकालिक होते हैं। अगर इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो देखिए कौन कौन से हैं। जो कर है उनका राज्यों और केंद्र के बीच में विभाजन करना और उस विभाजन के फॉर्मूले के बारे में बताना, ठीक है। फिर राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान कैसे दिए जाए उसके बारे में सिद्धांत बताना। सुदृढ़ वित्त के बारे में कोई भी विषय है उसके बारे में अपना सुझाव देना। जो नगर पालिका और पंचायतें हैं उनके संसाधनों में कैसे वृद्धि हो इसके लिए जो राज्य की संचित नीति है उसमें संवर्धन के लिए उपाय सुलझाना। और ये जो आप कह सकते हैं चौथा काम है, ये 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब तक देखिए भारत में 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 15वें वाले के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एनके, ठीक है, एनके सिंह। तो ये हो गया। इसके बाद आता है देखिए योजना आयोग। तो ये भारत सरकार की एक क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई आप कह सकते हैं संस्था थी। ना तो इसका जिक्र संविधान में है ना ही किसी एक्ट को पारित करके बनाई गई, सरकार ने आदेश दे दिया और ये बन गई। इसका प्रमुख काम देखिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। 2014 में इसका जगह पर कौन आ गया? तो नीति आयोग देखिए आ गया। नीति आयोग के बारे में भी देखिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, उसको भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा देखिए क्या आप कह सकते हैं स्टैब्लिश किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष देखिए प्रधानमंत्री होता था, 2014 को उसको खत्म कर दिया, ठीक है, और नीति आयोग को ले आया गया। नीति आयोग क्या है? सरकार का एक आप कह सकते हैं थिंक टैंक है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित उपाध्याय गुलजारी लाल नंदा थे, राइट, ये हो गया। अब क्यों किसके स्थान पर नीति आयोग आया था तो उसको भी देखना जरूरी हो जाता है। क्या है कि इसकी स्थापना भी एक संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को हुई। ये सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों का पालन करता है और सरकार का क्या है थिंक टैंक है। ये देखिए अपनी जो पूर्ववर्ती संस्था थी योजना आयोग उसके स्थान पर ज़्यादा समावेशी है,
बाजार उन्मुख है और एक दक्ष संस्था मानी जाती है। देखिए जो योजना आयोग थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करती थी, यानी कि ऊपर से नीतियां बना दो नीचे थोप दो। लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पर काम करता है, यानी कि जो नीचे के स्तर पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनके बीच बातचीत हो, उन लोगों की सलाह मशवरा से पॉलिसीज तैयार की जाए और फिर जिसकी जैसी डिमांड है उसके हिसाब से उसको तैयार किया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट हमको देखिए समझना है, वो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये निर्धनता को मापने की एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका प्रकाशन 2010 से मानव विकास रिपोर्ट के साथ किया जा रहा है। लेकिन बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पहले 1997 से जो मानव विकास रिपोर्ट थी उसके साथ मानव निर्भरता इंडेक्स भी प्रकाशित किया जाता था। इसका जो विकास है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव व्यक्ति पहल है, ठीक है, इसके द्वारा, यानी कि जो आपका OPHI है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इंडेक्स, इसके द्वारा देखिए किया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्ल्ड के लेवल पे अगर एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है तो इंडिया के लेवल पर भी नीति आयोग एक राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को निकालता है। इसके बारे में कुछ डाटा को देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो जो सरकारी थिंक टैंक है नीति आयोग, वो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार राज्य में 50% से अधिक आबादी जो है उसको बहुआयामी गरीब के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए जो बिहार है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी में रहने वाली आबादी का अधिकतम प्रतिशत रखता है। जैसे 5 सबसे अधिक गरीब राज्यों की बात करें तो बिहार है, देन झारखंड है, देन उत्तर प्रदेश है। 5 सबसे गरीब राज्य कौन से हैं? सबसे कम गरीब तो केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर सबसे अधिक गरीब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपका दादरा और नागर हवेली है। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में 3 सबसे गरीब जिले तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में 3 सबसे कम गरीब जिले तो लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में सबसे ज्यादा गरीबी वाले जिले की बात की जाए तो भारत में तो श्रावस्ती यूपी का है, बहराइच यूपी का है, फिर अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का है। अगर भारत में सबसे कम गरीबी वाले जिलों की बात की जाए तो कोयट्टम केरल का है, एर्नाकुलम ये भी केरल का है, कोझिकोड ये भी केरल का ही है। अगर पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की बात करें तो मेघालय, देन असम है। ठीक है, बराबर ही है लगभग ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय राज्यों में मानव विकास की बात करें तो भारतीय राज्यों में सबसे पहले 1995 में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 2002 में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। मानव विकास की दृष्टि से देखिए केरल देश में प्रथम स्थान पर था, पंजाब दूसरा, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र चौथा और हरियाणा 5वें स्थान पर है। देखिए इस डाटा को रटिए मत, क्योंकि ये बस समझाने के लिए है, ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है। मिसलेनियस वाली वीडियो में ज्ञान सर ने बहुत अच्छे तरीके से जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है उसको कवर कराया है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अब हमारा जो नया सेगमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। इसके तहत हम पहले देखेंगे भुगतान संतुलन क्या होता है, फिर जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। भुगतान संतुलन, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट इंग्लिश में कहते हैं। देखिए किसी देश के निवासियों का बाकी के पूरे विश्व के साथ एक साल में जो आर्थिक लेन देन होता है, ठीक है, उसका जो वार्षिक विवरण है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। भाई आप भारत देश के लोग हैं, आप सब लोगों ने मिलकर पूरे साल में जो भी दूसरे देश के लोग हैं उनके साथ जो ट्रेड किया है या पैसे को जो इधर उधर भेजा है, या अगर आपने कोई सर्विसेज ली उसके बदले पैसे भेजे हैं, कोई गिफ्ट भेजे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आई है, वो सारा क्या है? आर्थिक लेन देन ही तो है। तो उसका वार्षिक जो विवरण होता है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। देखिए भुगतान संतुलन एक विवरण है, किसी भी अवधि के दौरान जो व्यावसायिक इकाई होती है, सरकार होती है, उनके मध्य किए गए प्रत्येक मौद्रिक लेन देन को ये अभिलेखित करता है। हम लोग मतलब हम लोग, सरकार, हमारे यहाँ कंपनीज वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है,
ये देखिए देश में आने वाले धन की प्रवाह की निगरानी में हेल्प करता है और साथ ही किसी भी देश की वित्तीय स्थिति का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायता करता है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, इसके अंदर दो मुख्यतः भाग होते हैं। मान लीजिए इसको हम बीओपी से लिख देते हैं। एक आपका क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर एक आपका ट्रेड होता है, ठीक है, जो ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वस्तुओं का जो व्यापार होता है, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर दो चीजें होती है, एक वस्तुओं का व्यापार और दूसरा आप कह सकते हैं सर्विस का व्यापार। सर्विस मैंने आपको पहले भी बताया था इनविजिबल्स में आते हैं, और जो आपके गुड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि देखिए उनमें अधिकतर घाटा रहता है तो उसको चालू खाता घाटा भी कहते हैं, ठीक है, व्यापार घाटा कहते हैं। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी जो खाता होता है, इसमें दरअसल धन के आवागमन को, ठीक है, धन के बहिर्प्रवाह को देखा जाता है। तो ये दो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भाग होते हैं। बाकी इनके फिर अलग अलग सब पार्ट होते हैं। तो क्या होता है, भुगतान संतुलन, उसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, चालू खाता। चालू खाते में एक वस्तुओं का व्यापार, एक सेवाओं का व्यापार। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, पूंजी खाता। पूंजी खाते में जो भी धन का आना जाना हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए आता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। देखिए जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है बाहर की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में, यानी कि वो उस देश की कंपनी नहीं है, किसी दूसरे देश की कंपनी है, वो वहां आकर किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा पर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको एफडीआई कहते हैं, ठीक है। देखिए एफडीआई आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होता है, और जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा या 10% तक, तो आपको उस कंपनी का एक हिस्सा मिल जाता है, यानी कि उस कंपनी के कुछ शेयरों के आप मालिक हो जाते हैं, तो उस कंपनी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी आपको मिल जाता है। विदेशी निवेश देखिए दो रूपों में आता है, एक होता है आपका पोर्टफोलियो निवेश और दूसरा होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए 10% से कम जो भी निवेश आता है वो आपका एफपीआई पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए 10% से कम आपने निवेश किया है तो आप कब आ जाए कब चले जाए कोई इस बारे में कह नहीं सकता। ज़्यादातर शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह में ये लोग पैसा लगाते हैं, जब इनको फायदा लगता है तो ये आ जाते हैं, जब इनको फायदा नहीं लगता ये लोग तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है वो थोड़े लंबे समय के लिए आता है, राइट। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी दो टाइप का होता है, ग्रीन फील्ड निवेश होता है और यहाँ पर दरअसल ब्राउन फील्ड निवेश आएगा। देखिए ग्रीन फील्ड निवेश के तहत क्या होता है कि दूसरे देश में आपने कोई नई कंपनी स्थापित की है, ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया काम किया है। जब भी ये ग्रीन फील्ड शब्द आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा हम किसी नए प्रोजेक्ट की, किसी नई कंपनी की, किसी नई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। वहीं ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि कोई कंपनी है विदेशी, ठीक है, क्योंकि आप तो हमारे देश हमारे लिए आई एम सॉरी जो दूसरा देश है उसके लिए हम तो विदेशी हुए ना, तो उसने हमारे देश की कंपनी में पहले से ही जो कोई कंपनी थी उसमें क्या है शेयर खरीदे। तो दो तरह का ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए 2019 में सरकार ने एफडीआई नीति 2017 में संशोधन किया और कोयला खनन जो गतिविधियां हैं उसमें स्वतः मार्ग से यानी कि ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को अनुमति दी है, जिससे एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि भी हुई है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर होता है एफडीआई के लाभ। देखिए एफडीआई से क्या होता है कि एक तो वांछित निवेश और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई बचत के बीच जो अंतर होता है वो पूरा हो सकता है। देखिए बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, लोग बचत करते हैं, फिर लोग उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को इंडस्ट्रीज वगैरह को देते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह अपना काम चलाते हैं। लेकिन मान लीजिए बचत कम हो रही है तो बैंकों के पास भी पैसा कम है, तो जो उद्योग वगैरह है उनको भी पैसा उधार में कम मिलेगा। तो विदेशी निवेश अगर आ जाए तो वो इस कमी की जो है भरपाई कर देता है। फिर प्रौद्योगिकी अपग्रेड होता है। देखिए जब विदेशी कंपनियां आती हैं आपके देश में और वो किसी कंपनी को चलाने का मालिकाना हक रखती हैं तो वो नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है और ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी कैसे हो इसको लेकर आती है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, रोजगार का सर्जन होता है और उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ग्रीन पिक्चर ही है। एफडीआई की वजह से देखिए कुछ हानि भी होती है। तो देखिए विदेशी निवेश की आने की वजह से जो घरेलू निवेश है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। जैसे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, घरेलू उद्योग है, उनके मुनाफे में गिरावट आई है ना, क्योंकि जो प्रमुख घरेलू उद्योग है एक्चुअली वो उतना हाई टेक्नोलॉजी के साथ, वो उतना हाई एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते जितना विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर कर लेती है। तो कहीं ना कहीं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि
जो सरकार द्वारा विदेशी निवेश आता है उसको अलग अलग क्या है, रियायतें दी जाती हैं, और इसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है। क्योंकि देखिए जो सरकार होती है वो उदार रियायतें, निवेश भत्ते, कुछ सार्वजनिक सब्सिडी, कुछ टैरिफ सुरक्षा वगैरह विदेशी निवेश को देती है कि भाई आप हमारे यहाँ आओ। तो अब इतनी सारी छूट उनको दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की आय से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, पूंजी खाता। मैंने आपको बताया ना कि एक आपका क्या होता है, एक आपका करंट अकाउंट चालू खाता होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत, दूसरा क्या होता है, पूंजी खाता होता है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा ये बताती है कि जो निव्वल विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ है वो देखिए 21 की तुलना में इस अवधि में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे यहाँ इक्विटी निवेश क्या है, थोड़ा कम हो रहा है, और इसका कारण है जो वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही है। अभी रिसेंट के डाटा की भी बात आए तो ये जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ठीक है, चाइना का थोड़ा अग्रेशन देखने को मिल रहा है, और जो फूड सप्लाई वगैरह में फर्क पड़ा है, तो इसकी वजह से देखिए विदेशी जो प्रवाह आता है उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नया सेगमेंट आता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। देखिए ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, नाम से ही पता चल रहा है। ये अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है, उन सदस्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और देखिए जब विभिन्न देशों की सरकारों के 45 प्रतिनिधि अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी। 1945 को 29 देशों ने इस समझौते को रेटिफाई कर दिया था, हस्ताक्षर नहीं आएगा यहाँ पे, रेटिफाई कर दिया था, और IMF की देखिए स्थापना कर दी थी। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में कुल 190 सदस्य हैं। अंडोरा देखिए 190वें सदस्य के रूप में अभी बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। IMF के कार्य क्या है, तो अगर देखिए भुगतान संबंधी तरलता की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भुगतान जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, उसमें आपको कुछ लिक्विडिटी की क्रंच पड़ रही है, कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, तो IMF आपकी मदद करता है। राइट, ये जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय, कर अधिकारी हैं, बाकी लोग हैं, इनको प्रौद्योगिकी सहयोग भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी रखता है, और भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण भी देता है। अगर IMF की आपको सदस्यता लेनी है तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो, दूसरा IMF ने कोटा निर्धारित कर रखा है, वो आपने जमा कर दिया। देखिए IMF क्या करता है, हर देश का एक कोटा निर्धारित कर देता है, और ये कोटा अर्थव्यवस्था कैसी है उस देश की, कितनी भाई उस देश की कमाई है, उसके बेस पर आधारित रहता है। जैसे अमेरिका का काफी बड़ा कोटा है, लेकिन भारत का कोटा थोड़ा छोटा है। ठीक है, सदस्य देशों को उस कोटे के बराबर जो पैसा है वो IMF में जमा करना पड़ता है। राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो कोटा के पैसे जमा करते हैं और जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो वो IMF का सदस्य बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट वाली, जो कि हमारी वर्ल्ड बैंक, यानी कि हमारा विश्व बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक बेसिकली कोई एक संस्था नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और ये 5 संस्थाओं से मिलकर देखिए बना है। ठीक है, क्या है, विश्व बैंक के क्या है, 5 संगठन है। पहला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, विकास और पुनर्निर्माण हेतु ये ऋण देता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी विकास हेतु ऋण देता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, निजी क्षेत्र को ये ऋण देता है। ध्यान रखिएगा, ये निजी क्षेत्र को ऋण देता है, IFC। फिर मिगा, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, 1988 में स्थापना हुई, गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश देता है। फिर निवेश व्यापारों के निपटारे हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 1966 में स्थापना हुई, ये विवादों का निपटारा करता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट संस्था है WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल 164 सदस्य है, और अफगानिस्तान 164वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, ये वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाला संगठन है। ये विदेश व्यापार के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मौद्रिक संगठन है, और ये भी अपने सदस्य देशों को जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है। उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य ट्रेड को लेकर है, व्यापार को लेकर। तो विश्व में मुक्त,
अधिक पारदर्शी, अधिक अनुमान्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। इसके कार्य क्या क्या है? तो देखिए, विश्व व्यापार समझौता बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। अगर व्यापार या शुल्क से संबंधित कोई भी मसले हैं तो सदस्यों के बीच विचार विमर्श उसके लिए मंच देता है। विवाद का निपटारा करता है। व्यापारिक नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियम प्रावधानों को लागू करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया और जो IMF हो गया, उनके बीच सहयोग करता है और विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने की बात करता है। राइट, ये हो गया। अब हमारे देश में आ जाते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ ली भाई, विश्व में घूम लिए। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में वस्तु एवं सेवा कर, GST को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हालांकि GST मैंने आपको समझाया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, एकल यानी कि इकलौता अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कर है, यानी कि एक ही टैक्स है और ये टैक्स इनडायरेक्ट है ना कि डायरेक्ट है। 2017 से देखिए इसको लागू किया गया था और ये दरअसल जो निर्माता या सेवा प्रदाता होते हैं उससे लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है उस पर लागू होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, गंतव्य आधारित उपभोग है। देखिए, जो पहले हमारा आप कह सकते हैं टैक्स था, वो सोर्स बेस्ड था, मतलब जहाँ पर चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर टैक्स लगता था। लेकिन अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि गंतव्य बेस्ड टैक्स हो गया। अब जहाँ पर चीज़ें बिकती हैं टैक्स वहाँ पर लगता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। देखिए, इसकी कुछ दरें हैं, उन दरों के साथ ये पूरे भारत पर लागू होता है। इसने बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य कर और उपकरों को मिला लिया है। ठीक है, तो आइए वो कर देखते हैं जिनको इसने प्रतिस्थापित कर दिया है। तो कौन कौन से केंद्रीय कर हैं जो GST में मिल गए हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार और उपकर। फिर कौन कौन से राज्य टैक्सेस के अंदर मिल गए हैं? तो राज्य मूल्य संवर्धन यानी कि वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, कुछ स्थानीय निकायों द्वारा लागू जो टैक्स होते हैं उनको छोड़कर। फिर केंद्रीय बिक्री कर जो केंद्र द्वारा आरोपित था और राज्य द्वारा संग्रहित था। चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, एक विलासिता कर और फिर लॉटरी, सट्टा, जुए पर टैक्स। ये सारे के सारे GST में क्या है, मिला दिए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। हमने जाना है ना दिल्ली और दिल्ली के आसपास का NCR रीजन। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंतरराज्यीय क्षेत्रीय योजना और विकास का क्या एक आद्वितीय उदाहरण है। NCR के रूप में अधिसूचित जो पूरा NCT है, ठीक है, उसमें दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले आते हैं। इनके पूरा दिल्ली आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले आते हैं। कुल देखिए 55,083 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। थोड़ा डिटेल में आइए देखते हैं। हरियाणा से कौन कौन से जिले आते हैं? तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी, दादरी सहित महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल, टोटल 13 जिले। ठीक है, अब देखिए जो जिला जिंद और करनाल है वो अलग अलग जिले हो गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, टोटल 8 जिले आते हैं। राजस्थान की बात करें तो अलवर और भरतपुर, टोटल 2 जिले आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 1985 में सहभागी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सहमति से जो संसद है उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने NCR योजना बोर्ड को भी फिर गठित किया है। ठीक है, नवीनतम जिला शामली 2017 में राष्ट्रीय राजधानी के संगठक क्षेत्र में जुड़ा था। अगर NCR दिल्ली को छोड़ दे तो कुल 3 राज्य, दिल्ली को मिला ले तो 1 केंद्र शासित प्रदेश और 23 जिले इसमें क्या है, शामिल है। राइट, ये हो गया। इसके बाद देखिए 20वीं पशु गणना रिपोर्ट जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो जरूरी होता है हम केवल उसी को देखेंगे। आइए समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन जो डेयरी विभाग है 2019 को 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की थी। ये हर 5 साल पे होती है। पहली जो हुई थी वो 1919-20 में हुई थी, फिर 24-25 में दूसरी बार हुई थी। आज़ादी के बाद की बात करें तो 1951 में हुई थी। जो 19वीं पशुधन गणना थी वो देखिए 2012 में जारी की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बताया गया है कि क्या घटा है और क्या बढ़ा है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो इसके अंदर जो पशुधन है वो बढ़े हैं। ठीक है, और इसका पहला स्थान है पशुधन में और कितना बढ़ा है तो 4.63% बढ़ा है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यूपी का ही देखिए भैंस की बात करें तो ये भी बढ़ी है। ठीक है, 1.06% बढ़ी है।
अगर इसके बाद देखिए बात करें उत्तर प्रदेश में घोड़े और टट्टू की, तो ये घटे हैं, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर बात करें 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट की, तो 2019 में नर बकरी भैंस और मवेशी जो उनकी जनसंख्या घटी है और मादा की बढ़ी है। जो कुल गो जातीय आबादी है जैसे मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, वो पिछली जनगणना की तुलना में 1% बढ़े हैं। कुल वाणिज्यिक पोल्ट्री की बात करें तो वो भी 4.5% की तुलना में बढ़े हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। जो विदेशी और संकर नस्लें वाले मवेशी थे वो देखिए 26.9% बढ़े हैं। जो स्वदेशी मादा मवेशी थी वो भी 10% से जो है बढ़ी हैं। फिर मादा मवेशी अगर गायों की कुल संख्या की बात करें तो ये भी 18% से बढ़ी हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो घर के आंगन में पोल्ट्री की जाती थी तो वो देखिए 40% ज़्यादा है, और वाणिज्यिक पोल्ट्री की बात करें तो ये भी 4.5% ज़्यादा है। अब देखिए यूपी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए जो भैंसों की जनसंख्या है मैंने आपको बताया, देखिए वो पहले कितनी थी, तो 30.6 जो थी थी, अब कितनी है, तो 33 हो गई है। मतलब इसमें परिवर्तन कितना हुआ, ये 7.81% बढ़ी है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो सब नेगेटिव में है, ठीक है, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा सिर्फ भैंसों की जनसंख्या ही बढ़ी है यूपी में। इसके अलावा पशुधन, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, इन सब की जनसंख्या क्या है, घटी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 8 प्रमुख उद्योग, ठीक है, हमारे 8 जो है इंडस्ट्रियल कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको आईआईसी भी बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कहेंगे इनको आप मतलब आप एक तरीके से कोर उद्योग का मतलब ये समझिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये जो 8 उद्योग है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनको चेक कर ले तो हमें ओवरऑल अर्थव्यवस्था में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसका एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर ये उद्योग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब दूसरे उद्योग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सड़कें बनानी है तो आपको सीमेंट चाहिए, अगर आपको देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी है तो आपको सीमेंट के साथ साथ स्टील भी चाहिए, अगर आपको देखिए ट्रांसपोर्ट का काम करना है तो आपको ऑयल चाहिए। तो इसका मतलब कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसका जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वो देखिए हर महीने एवरी मंथ 8 कोर उद्योग का सूचकांक जारी करता है। कौन कौन से वो 8 उद्योग है, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ठीक है, इन 8 का नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, तो अगर हम पूरे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें जिसमें हम बेसिकली इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है ये चेक करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल आपका क्या है प्रोडक्शन इंडेक्स, या फिर आप कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो कोर 8 इंडस्ट्रीज है, देखिए इंडस्ट्रियल का मतलब तो हम सारी इंडस्ट्रीज को माप रहे हैं, लेकिन इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो भारांक है, उनका जो वेटेज है वो कितना है, तो 40.27% है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जो 8 प्रमुख उद्योग है दिसंबर 2021 में इनका जो संयुक्त सूचकांक था वो 141.3 था, जो दिसंबर 2020 की तुलना में 3.8% की वृद्धि दिखाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का आर्थिक सलाहकार कार्यकाल है उसने 2021 में भी 8 कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया था, और ये कौन कौन से 8 कोर उद्योग है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आइए एक बार इनको देख लेते हैं। तो देखिए कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, और टोटल समग्र मिला के 100 हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो रिफाइनरी उत्पाद है उनका वजन, उनका भारांक सबसे ज्यादा है, वहीं जो उर्वरक है उनका भारांक सबसे कम है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो देखिए जो कृषि उपज होती है उस पर सरकार क्या एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। इसका मतलब ये है कि भैया मार्केट में जितना हमने मूल्य घोषित किया है इससे ऊपर चीजें बिक रही है तो आराम से बेच लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसान से जितना मूल्य हमने घोषित किया है इससे कम पर उपज नहीं खरीद सकता, और मान लीजिए कोई नहीं खरीदना चाह रहा है तो सरकार खरीदेगी और एमएसपी पर खरीदेगी, राइट। और जो ये आप कह सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको भारत सरकार ही तय भी करती है। ये क्या है, उपज के लिए गारंटी मूल्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है,
तो कोई किसान से 2100 रुपये प्रति क्विंटल तो खरीद सकता है, लेकिन 1900 रुपये नहीं खरीद सकता। ठीक है, फिर एक थोड़ी डिफरेंट से टर्म है, देख लेते हैं, करंट अफेयर में थी। फाइबर प्रबलित प्लास्टिक होता है, तो देखिए जो FRP होता है, दरअसल इसको फाइबर प्रबलित बहुलक या फाइबर प्रबलित प्लास्टिक भी कहते हैं। दरअसल ये क्या होता है, फाइबर के साथ बहुलक मैट्रिक्स को मिलाकर एक मिश्रित सामग्री हम जो है बनाते हैं। फाइबर ग्लास का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है, आर्मिड या बेसॉल्ट भी हो सकता है, कभी कभी कागज, लकड़ी, अभ्रक का भी रेशे होते हैं। ठीक है, रेशे और बहुलक यानी कि फाइबर और जो आपकी पॉली होते हैं उनको मिलाकर ये बनता है। बहुलक में कौन कौन हो सकता है, एपॉक्सी, विनाइल एस्टर, पॉलिएस्टर, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक भी हो सकता है। और हालांकि जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है वो उसको भी यूज़ किया जाता है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन PDF में था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उतना आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी है, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PM आशा भी कहा जाता है। 2018 में देखिए इसकी घोषणा की गई थी। एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब ये एक बड़ी स्कीम है, इसके अंदर छोटी छोटी और भी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे अन्नदाता है, किसान है, उनके प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण का ध्यान रखते हुए इस मंजूरी को, इस अभियान को देखिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई किसानों को उनकी उपज का क्या है, लाभकारी मूल्य मिले। मैंने बताया एक अम्ब्रेला स्कीम, इसके अंदर और भी योजना है, तो 3 उप योजनाएं इसके अंदर शामिल है। पहली है मूल्य समर्थन योजना, दूसरी मूल्य अंतर भुगतान योजना, तीसरी है निजी खरीद व भंडार योजना। मैं आपको तीनों के बारे में एक हिंट दे देती हूँ। मूल्य समर्थन योजना, ये तो आपको पता ही है कि किसी फसल का मूल्य सरकार घोषित कर देती है। ठीक है, जैसे टमाटर, आलू, प्याज वगैरह चीज़ें, तो इनका क्या है, सरकार एक सपोर्टिंग प्राइस देके घोषित कर देती है। मूल्य अंतर भुगतान योजना क्या होता है कि किसान जाकर मंडी में अपना माल बेच सकते हैं, जिस भी कीमत में बिकता हो, कम या ज़्यादा, और मान लीजिए सरकार ने जो मूल्य घोषित किया है उससे कम में बिका है, तो जो अंतर आया बीच का उसको डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। निजी खरीद और भंडारण योजना क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इस बात का हक दे दिया जाएगा कि आप जाकर किसानों से खरीद कर लीजिए जितने पर भी आप करना चाहें। ठीक है, और आपको हम सब्सिडी देंगे, हम डायरेक्ट कंपनीज को सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सरकार अनाजों को भंडारण करने से, उनको खरीदने बेचने से, उसके रखरखाव से बच जाएगी। सरकार कंपनियों को पैसा दे देगी, कंपनी इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगी, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। देखिए जो आगामी खरीफ सीजन था उसमें देखिए विशेष खरीफ रणनीति तैयार की गई थी। तुअर, मूंग, उड़द, इन सब की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई थी। ठीक है, और अधिक उपज वाली जो किस्में हैं उनके आप कह सकते हैं मुफ्त वितरित उनको किसानों को किया गया था। इसके अलावा देखिए तिलहन वगैरह के लिए भी मिनी किट्स के रूप में बीजों की जो ऊंची उपज की किस्म थी वो किसानों को मुफ्त बांटी गई थी। ठीक है, तो यानी कि सरकार क्या है, दाल हो गई और जो तिलहन हो गया, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, राइट। ये आप समझ गए। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट सूची हैं जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो किस तरह से भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमें थोड़ा पता चलेगा। पहली कौन सी है, 21 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। ये क्या है, उद्यमों की एक वार्षिक रैंकिंग है, जैसे कि व्यावसायिक उनका जो राजस्व है उसके अनुसार इसको मापा जाता है। ठीक है, अगर 500 जो कंपनियों को देखा जाए तो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1/3 राजस्व इन कंपनियों में ही आप एक तरीके से मान सकते हैं। वॉलमार्ट को लगातार 8वीं बार, और अगर 1995 से पूरा गिने तो 16वीं बार देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में टॉप का स्थान मिला है। जो चीन है, ठीक है, उसको की जो कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा है, 135 है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हैं। इसके बाद देखिए अमेरिका की 122 कंपनियां हैं, इस सूची में दूसरे स्थान पर है। फिर जापान की कंपनियां आती है। जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसका 63 बिलियन डॉलर राजस्व है, और वो पूरे भारत में अगर सबसे अच्छी रैंक मिली है तो इसी कंपनी को मिली है, और ये 155वें स्थान पर जो है रखी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 155वें स्थान पर आई जरूर है, लेकिन इसकी रैंक में कमी आई है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक 205वीं रैंक पे था, लेकिन इसकी रैंक में क्या बढ़त हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वॉलमार्ट की बात करें तो देखिए लगातार फर्स्ट रैंक पर ये आया ही है। ठीक है, इसके बाद स्टेट ग्रिड आया है। ठीक है, दूसरी सूची कौन सी होती है, तो दूसरी सूची है हारून टॉप 500 कंपनीज की सूची, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें देखिए 12 भारतीय कंपनियां, विप्रो लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आदि शामिल हुई हैं। ठीक है, और घरेलू कंपनियों में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही आई है।
हालांकि 48 कंपनियां इस बार बाहर हो गई है, जिसमें से एक आईटीसी लिमिटेड भी थी। ठीक है, हारून लिस्ट के मुताबिक इंडियन कंपनियों की, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन कंपनियों की बात करें तो टीसीएस दूसरे स्थान पर और एचडीएफसी तीसरे स्थान पर मिला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, टॉप पे है। ठीक है, और इसको कितना 57वां स्थान इस पर मिला है। 6 मूल्यवान कंपनियां कौन कौन सी है, तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक और टेंसेंट। ठीक है, इनकी पोजीशन बरकरार है, ये सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियां हैं। अब अनोदर एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। इसकी देखिए शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ये स्वच्छ व पेयजल विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसमें सरकार 3.6 लाख करोड़ रुपए का बजट दे रही है और इसमें उद्देश्य है कि 6 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। क्या इसका उद्देश्य है भाई, हर घर तक 2024 तक पीने लायक शुद्ध जल पहुंचाना है। इसका मोटो ये है, हर घर सुरक्षित जल, या फिर हर घर नल से जल। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2019 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जो आवश्यक वस्तु एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, ये कालाबाजारी की रोकथाम के लिए लाया गया था। दरअसल लोग क्या करते थे कि जैसे प्याज है या फिर कोई भी चीज जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है, उसकी होर्डिंग करके रख लेते थे, यानी कि गोदाम में भर के रख लेते थे, बेचते नहीं थे। तो इससे क्या होता था, वस्तुओं की एक आर्टिफिशियल कमी हो जाती थी बाजार में, और फिर क्या होता था, जब उनकी कीमतें बढ़ जाती थी फिर उनको बेचते थे। तो इस होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए आवश्यक वस्तु, इसकी धारा 2 की अनुसूची में अधीन जो वस्तुएं हैं उनको अनिवार्य वस्तुओं के रूप में प्रभावित करता है। तो अभी फिलहाल जो है 7 ऐसे जिन्स है, कौन कौन सी दवाएं हैं, उर्वरक है, चाहे वो अकार्बनिक हो, जैविक हो या मिश्रित हो, खाद्य तेल है, खाद्य तिलहन है, रुई से पूर्ण रूप से बना हुआ सूत है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद है, कच्चा जूट और जूट के वस्त्र हैं, खाद्य फसलों के बीज, फल और सब्जियों के बीज है। इसी के अंदर 7वें के अंदर ही पशुओं के चारे के बीज है, जूट के बीज और कपास के बीज है। इनको नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए सरकार एक कृषि अवसंरचना कोष लेकर आ रही है। देखिए सरकार क्या कर रही है, बेचारा किसान टमाटर वगैरह बोता है, जब तक मंडी में उनको ले जाता है, बहुत सारे तो गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं, कुछ बरसात में खराब हो जाते हैं। तो किसान के खेत से लेकर फार्म गेट तक, इंडस्ट्रीज तक, कंपनीज तक जो टमाटो केचप बनाती है, वहां तक फसल बहुत आराम से पहुंचाई जा सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो उसी के लिए कृषि अवसंरचना कोष सरकार लेकर आई है, जिसके तहत वो लोग कह रहे हैं भाई हम जो शीत कक्ष वगैरह है, यानी कि कोल्ड चेन वगैरह जो है, कोल्ड चेन रूल, जो कोल्ड रूम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो होती है, उनको बनाएंगे ताकि किसान की फसलें सुरक्षित रहें और कंपनीज तक आराम से पहुंच जाए और किसान को अपनी उपज का जो है पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है, उद्देश्य आप समझ गए। तो इसके लिए देखिए वित्त मंत्री जी ने 2020 को कितना कुछ, आप कह सकते हैं, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद है, मैंने आपको शायद वीडियो में पहले बताया था, 10,000 लाख करोड़ रुपए है आई थिंक, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, है ना, के लिए जो है सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, ये योजना देखिए 2020-21 से लेकर 29-30 तक जारी रहेगी और इसमें सरकार ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल की जैसी कटाई होती है उसके बाद से लेकर जो बुनियादी ढांचा है, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां हैं, उनका निर्माण करेगी। और इस निर्माण के लिए सरकार क्या है, मध्यम से लेकर दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्त पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, विपणन सहकारी समितियां हैं, किसान उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, किसान है, संयुक्त देयता समूह है, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी है, स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, केंद्रीय राज्य की एजेंसियां हैं, स्थानीय निकाय हैं, फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं हैं। इन सब को बैंक और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो है ऋण उपलब्ध कराएगी, यानी कि एक तो हम आपको लोन देंगे, उस लोन के ब्याज में भी हम आपको हेल्प करेंगे, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए। राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए इसके तहत 3% हर साल ब्याज अनुदान जो है दिया जाएगा, अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए तक की है और ये अनुदान 7 वर्षों के लिए आपको दिया जाएगा। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके लिए साख गारंटी निधि भी क्रिएट की गई है,
2 करोड़ रुपए तक का ऋण देखिए आपको दिया जाएगा और इसके लिए क्रेडिट गारंटी भी सरकार देगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसकी कुछ फर्दर डिटेल एंड डाटा है, नोट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ डाटा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 21-22 का जो सर्वे है वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद आप कह सकते हैं सदन में पेश किया गया था। इस बार की थीम क्या है, तो त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसकी थीम है, ध्यान कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा एक वार्षिक दस्तावेज है। इसको हर साल सरकार के द्वारा देखिए जारी किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आधिकारिक और अपडेटेड डाटा सोर्स होती है उसको शामिल किया जाता है। इसमें सरकार बताती है कि भाई पिछले साल अर्थव्यवस्था की क्या एक तरीके से स्थिति रही थी और आने वाले टाइम में क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है, इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार की हेल्प से आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्यिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला जो सर्वेक्षण हुआ था 1950-51 में हुआ था। 64 तक इसको केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत करते थे। 1964 से इसको बजट से थोड़ा अलग कर दिया गया। फिर देखिए 1951 से 64 तक मैंने आपको बताया कि साथ होता था, अब इसको बजट से 3 दिन पहले पेश कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत का सेवा निर्यात। देखिए जो भारत वस्तुओं का निर्यात है उसमें तो घाटे में रहता है, लेकिन जो सेवा निर्यात है उसमें सरप्लस में रहता है। और इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है वो क्या है, थोड़ा संतुलित हो जाता है। तो इसका मतलब सर्विस का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए भारत का माल और सेवा निर्यात 21-22 में काफ़ी हद तक मजबूत हो रहा है। 21-22 के अगर 8 महीनों में जो निर्यात है वो महामारी की वजह से जो कुछ आपूर्ति बाधाएं आई थी उसके बावजूद 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रहा। ठीक है, सेवा निर्यात में उछाल आया है। इसमें हमने देखिए व्यावसायिक और प्रबंध सलाहकार सेवाएं, ऑडियो विजुअल और संबंध सेवाएं, माल ढुलाई सेवाएं, दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के माध्यम से हमने अच्छा काम जो है किया है। ठीक है, और इसके अलावा बताया गया है कि देखिए साथ ही जो आयात है वो भी बढ़ा है, क्योंकि घरेलू मांग फिर से बढ़ रही है। जो आयातित कच्चा तेल है, धातुओं की कीमत में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से हमारे आयात का भी आप कह सकते हैं स्तर बढ़ा है, और ये भी महामारी से पूर्व के स्तर को पार कर लेगा। तो मतलब हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ देखिए इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन माना ये है कि चालू खाता जो घाटा है वो संभलने वाली स्थिति में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बताया गया है कि महामारी से उत्पन्न जितने भी अवरोध थे, इसके बावजूद पिछले 2 साल जो थे उसमें भुगतान संतुलन जो है अधिशेष में रहा, सरप्लस में रहा, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक के पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार भी हो गया। राइट, हालांकि अगर एकदम रिसेंट डाटा की मैं बात करूं, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए, तो अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 2 इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जो घरेलू उपभोक्ता है उनके द्वारा खरीदे गए जो सामान और सेवाएं हैं उनका एक औसत मूल्य मापने वाला यह सूचकांक है। ठीक है, इसमें जो कुछ वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी एक टोकरी, एक बास्केट बना ली जाती है और फिर उस बास्केट में देखा जाता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। थोक मूल्य सूचकांक देखिए जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां से जो माल जाता है एक होलसेलर के पास, एक थोक विक्रेता के पास, तो उसको किस प्राइस में माल मिल रहा है, पहले के कंपैरिजन में महंगा या सस्ता, तो उस लेवल पर ये जो है महंगाई को मापता है। ठीक है, सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत और फिलीपींस जैसे देश जो हैं वो थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई के परिवर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखिए जो भारत है वहाँ पर नीति आयोग ने एक उत्पादक मूल्य सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यूज करना चाहिए, इसकी सलाह भी दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अमेरिका में यूज होता है, भारत में ये भी यूज नहीं होता। भारत में महंगाई मापने के लिए अभी भी हम WPI और CPI को ही चेक करते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का फायदा ये होता है कि जो लोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लेवल पर ही पता चल जाता है कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। राइट, अब देखिए WPI और CPI के बीच अंतर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो WPI तो देखिए आपके थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में जो औसत परिवर्तन आता है उसको देखता है, जबकि खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमत को देखता है। तो CPI केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा। ये लेन देन का अंतिम चरण, यानी कि मार्केट से उपभोक्ताओं के पास जो वस्तुएं फाइनली आ गई वहां पर चीजों को मेजर करता है। और WPI लेन देन का पहला चरण,
फैक्ट्री से बड़े एक आड़ती को कितना मतलब सामान मिला है, ये उसको देखता है। कवर करता है जो सीपीआई वो वस्तु और सेवा दोनों को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं को ही देखता है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। केंद्रित किस पे है, तो सीपीआई उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान पर केंद्रित है, और डब्ल्यूपीआई जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने हैं उनके बीच जो व्यापार हो रहा है उस पर आप कह सकते हैं निर्भर है। फिर इसके बाद देखिए वित्तीय संस्थान, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और डाटा देख लेते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के प्रावधान थे उसके अनुरूप 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में इसका पहला कार्यालय स्थापित हुआ था। 1937 में इसको मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जिसके संस्थापकों में से एक थे, इसका नाम ध्यान रखना है। 1949 से पहले एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 से भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास देखिए इसके वर्तमान गवर्नर थे, जिस टाइम में पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे हो सकता है चेंज भी हो गए हों, तो आप अपने हिसाब से डाटा को अपडेट कर लीजिएगा, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए रिजर्व बैंक अपनी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ वॉल्यूम प्रकाशित करता है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का सेगमेंट खत्म होता है, काफी लंबा वीडियो हो गया। अब आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी अपने गले को थोड़ा आराम दे लेती हूँ, और बहुत ही जल्द एक सेकंड सेगमेंट के साथ मैं आपको मिलूंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि बाकी का पूरा कंपाइलेशन जो है मैं समाप्त कर दूं। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने को रह रही हैं, जैसे अभी हम कुछ बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें अभी भी रहती हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, शेयर बाजार में जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे बियर एंड बुल क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ठीक है, एफपीओ क्या होता है, तो इन सारी चीजों को भी हम पढ़ेंगे। काफी सारा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, तो वेट कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अगर आप भी उतनी मेहनत से पढ़े और इतनी मेहनत से फीडबैक दे दें तो एक बहुत अच्छा लेन देन हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही।